I welcome you all to the Prosan webinar on immunity for all of us, especially for kids. इम्यूनिटी हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं इन्फेक्शन से। हम बड़ों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी हम चीज़ें बोलने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप ए वेरी ओपन माइंड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे आज जो आप वो गलतियां डेली कर रहे हो और कई कई बार कर रहे हो, और फिर आप हमसे पूछते हो डॉक्टर से कि आपकी दवाई काम क्यों नहीं कर रही है, हमारे बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं। ये सब कारण आप पूछते रहते हैं हमसे, तो हमारे पास फिर जवाब क्या दें आपको। तो ये चीज़ों का जो भी फैक्ट है, ओपन माइंडेड रहिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सुनाई देंगी जो आपके नॉर्मल बिलीव सिस्टम से बिल्कुल अगेंस्ट हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का एंड बी वेरी अटेंटिव टू इट। ओके, ऑल्सो जो है हम बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी बस्ट करेंगे आज जो फीवर और उस पर आगे चलते हैं। तो लेट्स बिगिन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, इम्यून सिस्टम, हम इम्यूनिटी की बातें करते रहते हैं सब लोग। इम्यून सिस्टम के बारे में हम एक्चुअली साइंस को जानते ही नहीं कि है क्या। इम्यून सिस्टम एक ऐसी तलवार है जिसकी दो धारियां हैं। ये हमें बचा भी सकता है बहुत सारी बीमारियों से, इन्फेक्शन से, और ये हमें हमारे खिलाफ काम करके ऑटो इम्यून डिजीज और इवन कैंसर को दे भी सकता है और कैंसर से बचा भी सकता है। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर आई बिगिन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर जयंत शर्मा, फादर ऑफ टू ब्यूटिफुल एंजल्स इन फ्रंट ऑफ यू, ए होम्योपैथिक फिजिशियन एंड एस्पिरेशनल fighter pilot turned homeopathic physician with a cumulative medical experience in sports as well as medicine. For last 15 years I am practicing homeopathy. Also a COVID warrior we have treated more than 20,000 COVID cases exclusively with homeopathic medicines. An ultra marathoner who have participated in two of the world's largest ultra marathon, the Silk Route Ultra World 22 kilometers and the Khardungla Challenge 72 kilometers. Founder of the Prosan program, a fitness enthusiast and a urban gardening enthusiast. मेरा ये मानना है कि हमें जितना हो सके अपना खाना, स्पेशली इतना मैं बता सकता हूँ कि हमने पिछले 3 साल से अपने लिए कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, लेटस, चौलाई एटसेट्रा कुछ नहीं खरीदा है। हाँ, ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स हमें लेने पड़ते हैं, बट अर्बन एरियाज में अगर आप इतना भी कर पाए तो वी शुड एनकरेज दिस। और आज क्यों ये जरूरी है, इसके न्यूएंसेस को आप समझेंगे अभी। ओके, तो प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाने के पीछे जो हमारा एम है, जो इंस्पिरेशन है, वो हमारे फोर फादर्स, फाउंडर मेंबर्स, जिन्होंने हमें ये समझाया कि किस तरह से डॉक्टरों का फर्ज होना चाहिए कि वो दवाइयों के बिना पेशेंट्स को ठीक करें, जनता को ये जागरूकता दें कि हम बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं बिना दवाइयाँ दिए भी। और महर्षि वाघभट्ट हो गए, डॉक्टर हैनेमैन हो गए, उन सब ने यही बताया कि जब तक हम कारणों पे काम नहीं करेंगे, मूल कारणों पे, तब तक आप बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया, जो एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, जो डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस के हमारे रिस्पॉन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। और ये एक समन्वय है हमारी इन डेप्थ मेडिकल और डाइटरी रिसर्च जो हमने रिसेंटली की है, वैदिक साइंस, हमारे जो वैदिक ज्ञान हमें बहुत सालों से मिलता जा रहा है, और हमें मेरा और डॉक्टर गरिमा का 15 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस। हम आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले तो हम मिथ्स बस्ट करेंगे, थोड़ा सा हमारा स्पीड फास्ट रहेगा क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आपको देनी है। एक तो इम्यूनिटी की साइंस को समझेंगे, दूसरा फीवर जिसको आप बहुत अपना दुश्मन मानते हो उसको, और गट माइक्रोबायोम जिसके बारे में हम कोई बात नहीं करता। इन तीनों की हमारी इम्यूनिटी से क्या लिंक है उसको समझेंगे। डाइटरी फैक्टर्स, सबसे पहले हम इसी को कंसिडर करेंगे कि बहुत लोगों का यही सवाल रहता है कि हम क्या खाएं, कैसे हम डाइट को ठीक कर पाएं। फिर क्या कारण है जो हमें पुअर इम्यूनिटी देते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसका आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना शायद, स्ट्रेस, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, लेकिन स्ट्रेस कभी कभी गुड भी होता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स जिसको आप समझते हैं कि इसके बिना कैसे हम जिएंगे, जो मूलभूत हमारी आजकल जिस तरह से मेडिकल फील्ड मार्केट करता है इसको, फार्मा लॉबी, ये हमारी मूलभूत ज़रूरत बन गई है वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स, इतनी कि हम 60 से 70 वैक्सीन अपने बच्चों को
बाय द एज ऑफ 5 दे देते हैं। और अल्कोहल स्मोकिंग के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम हमें रोगाणुओं से, जो हमारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस जो हमें मिलते हैं, उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं। इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम की 2 ब्रांचेस होती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें पैदाइशी हमारे जन्म से ही मिलती है, और एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनमें हमारे कुछ सेल्स है, जो आप टेस्ट कराते हो ना अपना ब्लड टेस्ट, तो सबसे पहले आप देखते हो टीएलसी होता है। टीएलसी होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। वहां पे आप जब देखोगे नीचे तो कई टाइप के सेल्स लिखे होते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी में जो सेल्स हैं वो है न्यूट्रोफिल्स, बेसिकली ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं इनको। तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब इसके पार्ट हैं। और अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो हम जब एक्सपोज होते हैं बीमारियों से, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से जब हम एक्सपोज होने देते, तभी मैं कहता हूँ बच्चों को ऐसे बांध के स्टरलाइज मत किया करो, उनको मिट्टी में खेलने दो, जाने दो। जब वो एक्सपोज होंगे तो हमारे जो बॉडी के सेल्स है, बी सेल्स एंड टी सेल्स, इनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ये एंटीबॉडीज भी बनाते हैं और जाके उस बैक्टीरिया को खा भी जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन इसमें बोले? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बोन मैरो का। हड्डियों के बीच में जो लाल मेरुदंड है, वो थोड़ा पार्ट वर्टिब्रे भी बनाती है कुछ उम्र तक। लिवर और स्प्लीन की हेल्थ, बहुत स्प्लीन की हेल्थ, जिसको हम तिल्ली भी बोलते हैं, कहते हैं ना मलेरिया में तिल्ली बढ़ जाती है। तिल्ली इसीलिए बढ़ती थी कि वो उस रोगाणु को मारने के लिए ज्यादा सेल बनाना चाहती थी। तो ये ऑर्गन्स इनका पार्ट है। कैसे काम करते हैं ये? इन्नेट डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें हमारी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और जो हमारी गट की लाइनिंग है, जो हमारी 6 मीटर के इंटेस्टाइन है, उसके भी तो एक लाइन है जो आप दिन में जितनी बार खाना खाते हो वो एक्सपोज होती है, और सीधा वहां से आप जो ब्लड है उसी में ये सेल्स घूम रहे हैं, तो वहां से सीधा रिएक्ट करती है। और फिर माइक्रोबियल प्रोटीन्स छोड़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स वहां जाके लड़ते हैं। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती है जब जब हम एक्सपोज होते हैं किसी भी वायरस से, जैसे कोविड वायरस, उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज हमने बनाई। वैक्सीन के लिए भी यही थ्योरी हम यूज करते हैं। अब पहले तो फीवर की साइंस को समझिए। आप लोग ऐसे पैनिक कर जाते हैं कि भाई बुखार आ गया, 102 बुखार आ गया, मेरे बच्चे को तो बहुत हाई फीवर है। पहले तो गलतियां समझिए कि क्या आप गलती करते हो। बुखार से आप लोगों को बुखार का फोबिया हो गया, बुखार से इतना डरते हो। फैक्ट समझिए बुखार क्यों है। बुखार हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, बुखार हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। बुखार हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। कैसे? अभी मैं साइंस बताऊंगा। दूसरा, हमें बुखार को जबरदस्ती रिड्यूस नहीं करना चाहिए बार बार। जैसे आप लोगों ने टनों के हिसाब से डोलो खरीदी और खाई है ना जो कोविड के दौरान, तो इतनी जल्दी भी डर के हमें बुखार को कम नहीं कर देना चाहिए। और हाइट ऑफ द फीवर, मतलब कि कितना ऊंचा बुखार जा रहा है, ये इंडिकेट नहीं करता है कि आपकी इन्फेक्शन कितनी सीरियस है। ये जो किताब हम आजकल की मोस्ट क्रेडिबल बुक्स, बहुत अथॉरिटिव हैरिसन जो किताब है, इसके कुछ परसेप्ट्स फीवर के बारे में बताऊंगा, फीवर की साइंस की। पहले तो ये समझिए, हाई फीवर की कैटेगरी होती है 104 या उससे ऊपर। आप मल्टीपल लिंक्स देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जितने भी लीडिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब बोलते हैं 104 बुखार के बाद आप हाई फीवर बोलेंगे। ये नहीं कि 101 बुखार आया और आप पैनिक करते हुए फोन कर देते हैं डॉक्टर को, हमारा डॉक्टर हमारा मैसेज नहीं पढ़ रहा है, क्या हो गया पता नहीं। तो 104 डिग्री बुखार के ऊपर ही हाई फीवर माना जाता है बाय डेफिनेशन। अब बुखार क्यों हमारे लिए फायदेमंद है ये समझिए। ये इसी किताब की परसेप्ट्स हैं। डायग्राम में आप देखिए, जब हमारे को बुखार होता है यानी कि साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन आते हैं, जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगाणु आता है, कुछ ये केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, C3A, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, ये हमारे ब्लड में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रोफिल है जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करते हैं, जो अभी हमने सेल्स की बात की। ये एक प्रोसेस फॉलो करते हैं डायबिटीज। ये आपकी ब्लड वेसल्स है, जो आपकी तो धमनियां है ना जिसमें खून जा रहा है, वो है। तो ये इस सेल्स के थ्रू ऐसे खिसक जाते हैं अपनी शेप को चेंज करके, और यहाँ फिर और केमिकल सेक्रीट होते हैं ब्लड के अंदर, जो वहाँ पे साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, या जहाँ पे बैक्टीरिया है, जहाँ पे आपके कोई फोड़ा फुंसी हो गया है वहाँ पे भी, और फिर ये जाके इस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कुछ केमिकल रिलीज होते हैं इस माइक्रोब को मारने के लिए। हमारी बॉडी खुद ब्लीच बनाती है, ये ब्लीच इस वायरस, बैक्टीरिया, फंगस को मार देता है। और यहाँ पे फिर इस प्रोसेस के दौरान हमारे को साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन आते हैं। साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन क्या है? सूजन, दर्द, बुखार यानी वाम्थ और अडीमा।
लेकिन अगर ये फीवर नहीं होगा तो ये पूरा प्रोसेस वीक पड़ जाता है। तो जैसे आप जितनी जल्दी अपने बुखार को उतारते हो उतना ही लंबी आपकी बीमारी चलेगी, उतना ही मुश्किल आप बीमारियों से लड़ने के लिए रहोगे। और इसलिए फिर हमें एंटीबायोटिक्स बार बार लेने पड़ जाते हैं, और ज़्यादा मात्रा में। लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक खा लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ, दूसरा कोर्स भी कर लिया, कई बार ऐसे भी होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, और ये जो इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा, IL-8, ये एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है, लेकिन जब ये क्रॉनिक हो जाती है, जैसे जैसे आप मोटापे में आते हैं, वे भी हम डिटेल में बताएंगे अभी आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। और कोई भी आपके सामने एक लिस्ट है इसी किताब में से, कौन कौन सी दवाइयाँ न्यूट्रोपीनिया यानी इन सेल्स की गिनती को कम करती है। अब ये सेल्स के बिना हमारा इम्यून सिस्टम कैसे लड़ेगा रोगों से। तो क्या क्या चीजें, देखिए सारी दवाई, मतलब शायद ही कोई दवाई है जो यहाँ लिस्टेड नहीं है। सभी एंटीबायोटिक्स आ गए, सभी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स आ गए, जिसमें आपकी डोलो, क्रोसिन, जो भी आप बोलते हो, पैरासीटामोल, सब आ गए। फिर एक बहुत कॉमन आज की डेफिशिएंसी, विटामिन D, B12 की कमियां, ये भी हमारे को इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए। तो जितनी दवाइयां आप बुखार के दौरान खा रहे हो वो आपको जल्दी ठीक करने की जगह लेट ठीक करेंगी। बस आप अपने सिम्टम्स को सप्रेस कर रहे हो, ताकि आपको काम पे जाना हुआ है तो चाहिए, रेस्ट नहीं कर सकते, सर में दर्द हो रहा है, तो आपकी सहन शक्ति के हिसाब से बस वो सिम्टम को डाउन कर देगी, लेकिन आपकी इन्फेक्शन को लड़ने में उतना ही टाइम लग जाएगा। अभी आपके सामने ड्रग्स हैं जो ग्रैनुलोसाइड, जो हमने बताया कि सेल्स के काम को कितना खराब कर देती है। इसमें आप देख लीजिए, कोई भी, फिर वही आपके स्टेरॉइड्स आ गए, कोल्चिसिन आ गई, एस्पिरिन आ गई, अल्कोहल तो है ही है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गई, ये भी बड़ी प्रचलित हुई थी ना कोविड के दौरान, शराब पी लो आपकी इम्यूनिटी ठीक, वो वायरस इसको मार देगी। तो आप देखो, ब्रूफन हो गई, इंटरल्यूकिन्स हो गए, मतलब कोई भी दवाई है, ये इनके तरीके की, ये कैसे करती है कम। तो आपके इम्यून सेल्स को ये दवाइयाँ काम करने से रोकती है। आपने सरदर्द उठा के डोलो ले ली, एस्पिरिन ले ली, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम तो वीक कर दिया आपने। तो सिम्टम को ठीक कर लिया थोड़ी देर के लिए, बट इन्फेक्शन उतनी लंबी चलती है। इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर भी हुए थे, टाइम बचाने के लिए मैंने लिंक्स नीचे दे दिए हैं। ये सब यही समझा रहे हैं कि फीवर हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें इसको ज़बरदस्ती उतारना नहीं चाहिए। जब भी हम उतारते हैं या ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उतनी ही लंबी हमारी इन्फेक्शन चलती है। अब बात करेंगे गट की, ये भी आप लोग नहीं सुनते। हमारे इंटेस्टाइन में ना एक पूरा जंगल बसता है, इसे इंटेस्टिनल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। इलिया मैकनोव एक साइंटिस्ट हुए थे, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फैगोसाइटोसिस बताने के लिए सन 1907 में। आज से 100 साल पहले इन्होंने गट माइक्रोबायोम, 100 से भी ऊपर हो गया अब तो, 125 साल पहले इन्होंने गट माइक्रोबायोम की बात की। इन्होंने ये दर्शाया था, इसके लिए इनको नोबेल नहीं मिला था, लेकिन 1892 में फ्रांस में एक कोलेरा एपिडेमिक, उस वक्त तो कोलेरा से ही गांव के गांव खत्म हो जाते थे, शहर के शहर। तो कोलेरा एपिडेमिक जब आया तो इन्होंने देखा कोलेरा की ब्रोथ खुद पी ली और देखा कि वो ठीक रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। तो इनका ऐसे इन्होंने रिपीट एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत अपने कोलीग्स के ऊपर। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ ठीक रह जाते हैं। तो कुछ लोगों के गट में ऐसे माइक्रोबायोम है जो कोलेरा को बढ़ने ही नहीं देते, कोलेरा से लड़ते हैं, और कुछ के नहीं है वो। तो गट माइक्रोबायोम में हमारे पास तकरीबन 1200 ग्राम का बैक्टीरिया रहता है जो हमारे लिए फायदेमंद है। उसको कैसे नरिश करना है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई 1910 के बाद, और हमने सेकेंड वर्ल्ड वार में फिर हमने सिजेरियन सेक्शंस करने शुरू कर दिए, एंटीबायोटिक्स आ गए, हमारी डाइट्स कितनी वेस्टर्नाइज हो गई, जो स्केलेबल डाइट है, जिनको आप रिपीटेडली लार्ज अमाउंट्स में ज़्यादा लोगों को बेच सकते हो, बर्गर, पैटीज, पिज्ज़ाज एक्सेट्रा। और फिर हमने अपने बैक्टीरिया को दुश्मन मान लिया, हर जगह बस सैनिटाइजर, स्टेरलाइज, जैसे आज भी आप लोगों ने कोविड के बाद किया। और फार्मा लॉबी भी यही कहती है, लोगों ने अपने बिजनेस तक चेंज कर लिए, कितने लोगों ने कि सैनिटाइजर बना के बेचना शुरू कर दिया उस टाइम। तो ये 2 पाउंड का माइक्रोबायोम हमारे लिए अच्छा था, लेकिन हमने इनको नष्ट कर दिया है अब। और हमारी बॉडी के टोटल नंबर ऑफ सेल से 10 गुना सेल हमारे गट माइक्रोबायोम में रहते हैं। तो जो घमंड में आप घूमते हो ना, मैं शरीर के बारे में, आप एक तरह का पैरासाइट हो इस इतने सारी सेल की कॉलोनी में, अगर सेल्स की गिनती पे आए तो। और हमारी हेल्थ इन्हीं गट माइक्रोबायोम पे डिपेंड करती है। और ये भी रिसर्च हुई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि हो सकता है हमारे डीएनए में, क्योंकि जिस तरह से डीएनए एनकोड हो रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल जीन्स भी हमारे अंदर मिल रहे हैं ह्यूमन जीनोम में। और ह्यूमन जीनोम में सिर्फ 20,000 जीन्स हैं। और इन गट माइक्रोबायोम के टोटल जीन्स की बात करें इन बैक्टीरियाज की,
तो तकरीबन उससे 10 गुना ज़्यादा जीन्स इनके टोटल काउंट है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है हमारी बॉडी के लिए गट माइक्रोबायोम। बट गट माइक्रोबायोम के ना कोई डॉक्टर बात करता है और ना ही कोई दवाई की कंपनी बात करती है, ना इस तरह की दवाई। अब थोड़ी बहुत शिल्पा शेट्टी जी ने ऐड कर करके वो याकुल्ट आपको बेच दिया है, लेकिन वो भी नष्ट, क्योंकि एक टाइप का उसमें बैक्टीरिया सिर्फ, और वो भी लोग दुकानों में उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन नहीं कर पाते। जब तक आप तक आता तो बैक्टीरिया रहता है नहीं रहता, कारगर किसी को नहीं पता। बट हाँ, एक फैट तो ही गया और कंपनी तो चली गई वो। तो अपने गट माइक्रोबायोम को ठीक करना है तो आप अपनी डाइट से भी अपने जीन एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हो। इसी साइंस को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। 100 बात की एक ही बात मैं बोलता हूँ, एपिजेनेटिक्स वो साइंस है जो ये बताती है कैसे आप अपनी आदतों से अपने बीमारी को पैदा करने वाले जीन्स को ऑन करते हो या बीमारी से लड़ने वाले जीन्स को ऑन करते हो। तो आपकी आदतें डिसाइड करेंगी, आपका जेनेटिक्स नहीं। लोग आगे बोलते हैं ये हमें तो शुगर हमारे माँ बाप से मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बीमारी जीन्स में होती है, लेकिन जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ सिर्फ आपके आदतों से होता है। पूरा परिवार ही एक तरह का लाइफस्टाइल जीता है, पूरा परिवार ही एक तरह की डाइट खाता है, तो फिर पूरे परिवार को ही तो बीमारियां लगेंगी ना उस तरह की। कैसे गट माइक्रोबायोम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक सिंगल सेल लेयर है हमारे इंटेस्टाइन की। ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर के, ये सेल्स हैं इंटेस्टाइन की, म्यूकोसा इसके ऊपर होती है यहाँ, और यहाँ ये गट माइक्रोबायोम बैक्टीरिया रहते हैं कई टाइप के, जो मैंने बताया 1200 ग्राम। और इनके नीचे, जस्ट इस पिंक लेयर के नीचे हमारा ब्लड बह रहा होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं फटाफट इस खाना इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है इस ब्लड में। बट कौन सा खाना, कौन सा तत्व एब्जॉर्ब होना है? आप हजारों केमिकल खा लो दिन में। लोग कहते हैं ना ये तो बहुत शराब पीता है फिर भी ठीक है, ये तो बहुत केमिकल और खराब खाना खाता है, लोग पूछते हैं हमसे फिर भी ये ठीक है। वो इसलिए कि उसका गट माइक्रोबायोम ठीक है, वो एंटर नहीं करने दे रहा। यहाँ पे सिलेक्शन होता है, ये जितना जंक्शन ये दो सेल्स के बीच में लूज होगा उतना ही केमिकल अंदर जा सकता है, या जो अच्छे तत्व अंदर जा सकते हैं, जो नहीं है वो। और ये फिर ये जो हमारे आप देख रहे हैं सेल्स, जो मैंने अभी बात की, हमारे इम्यून सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल, प्लाज्मा सेल, बीटा सेल्स, टी सेल्स, ये सीधा इधर से इंटरेक्ट करते हैं इन गट माइक्रोबायोम से, और ये डिसाइड करते हैं कि कैसे इनको रिएक्ट करना है, कौन सी एंटीबॉडी बनानी है नहीं बनानी। जो केमिकल यहाँ से आया उसको ये अपना दुश्मन मानते हैं और फिर हमारी बॉडी को एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते हैं। यही सेल्स हैं जो सेक्रीट करते हैं जो मैंने केमिकल्स बताए थे, CRP, IL। इससे आप फिर क्रॉनिकली भी इन्फ्लेम्ड रहने लगते हो आपके खाने से। तो बहुत रिसर्च पेपर इस पे पब्लिश हुए हैं कि माइक्रोबायोम की इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन में क्या लिंक है, और माइक्रोबायोम इम्यूनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये तक कहा जाता है कि हमारी 90% इम्यूनिटी हमारी गट में रहती है, तभी गट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। ये गट कैसे हमने डैमेज करनी है ये बताता हूँ, और कैसे हमने ठीक करनी है। ये लीकी गट सिंड्रोम इसे कहते हैं, इंटेस्टिनल परमेबिलिटी। मैंने वो जो सेल बताया ना, ये आपके सेल्स घूम रहे हैं, यहाँ से आपने जो खाया जो नहीं खाया वो अंदर जाता है, और फिर ये सेल्स उससे रिएक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। अगर आप खराब खाना खाते हो, केमिकल ज़्यादा खाते हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डेयरी प्रोडक्ट, अभी बताएंगे इस पे डिटेल। और अब रिसर्च ये बता रही है कि कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जहाँ गट का रोल नहीं है। आपके सामने लिस्ट है, अनगिनत बीमारियों में इनका रोल है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इनको हम नर्चर करें, कैसे इस गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखें, कैसे इस जंगल को कटने से बचाएं। जैसे हमने पृथ्वी के जंगल काट के अब देख रहे हैं ना, तो हम एटलीस्ट अपने अंदर का जंगल कैसे बचा रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी गट है, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये हमारे गट के सेल्स को डैमेज करते हैं। सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज। आपका जो बहुत प्यार है ना चीनी से और मीठे से, और वो खांड गुड़ सब इंक्लूड है उसमें, सब में ग्लूकोज है। तो एक तो वही ग्लूकोज, और ये फ्रक्टोज जो आजकल मैं देख रहा हूँ चाइनीज फूड प्रोडक्ट्स भी आ गए मेड इन चाइना। पहले तो सिर्फ ये खिलौने विलौने आ रहे थे और गैजेट्स आ रही थी, अब तो फूड प्रोडक्ट्स भी मेड इन चाइना आ रखे। चाइनीज सबसे पहले कॉर्न फ्रक्टोज बेच के लाए हैं, और सबसे ज़्यादा ये जो आपका जितने बेवरेजेस आप पी रहे हो, आपको क्या लग रहा है 10 रुपये में आपको ये जो ड्रिंक्स दे रहे हैं इसमें क्या चीनी घोल रहे हैं? इसमें फ्रक्टोज सिरप जो बहुत चीनी से 100वें पार्ट सस्ता है और चीनी से 600 गुना मीठा होता है। मतलब जितनी चीनी चाहिए उससे 600वां हिस्सा वो डाल के, यानी 1 बूंद 2 बूंद डाल के वो उतना मीठा कर लेते हैं। तो ये कॉर्न फ्रक्टोज सिरप जो आप पी रहे हो, इथेनॉल, शराब, बाइल एसिड्स, ये कहाँ होते हैं? जितना आप तला हुआ खाना खाते हो आपकी बॉडी उतना ही बाइल एसिड प्रोड्यूस करती है। इमल्सीफायर्स, जितना भी प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हो, चाहे आपके
आइसक्रीम हो, चाहे आपके बेवरेजेस हो, चाहे कुछ भी, सब में इमल्सिफायर यूज होता है। जो ये आपके बच्चे आजकल बड़े शौक से मेयोनीज खाते हैं ना, उसमें भी इमल्सिफायर, ये सब आपकी गट को डैमेज कर रहा है। अब कुछ समझने लगे आप, शुरुआत में पूरी लिस्ट भी दूंगा खाने की, कुछ समझ आया आपको कि कौन कौन सा खाना कैसे कैसे आपको खराब कर रहा है। अब क्या ठीक करते हैं इस गट को? फाइबर, जो आपकी डाइट में बिल्कुल नहीं है। पूरे हफ्ते में जितनी आप सब्जी खाते हो ना, वो शायद एक दिन में खानी चाहिए आपको। और एंथोसाइन, जितनी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं वो, और जितनी म्यूसिन प्रोड्यूसिंग, जैसे एलोवेरा, सब्जा सीड भिगो के, एंथोसाइनिस जितने कलरफुल, बीट रूट, पर्पल कैबेज, हरे पत्ते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो तरह तरह की रंगीन आपके पास वो आती है, क्या कहते हैं, शिमला मिर्च, जितनी रंग आपकी डाइट में होगा, प्लेट में होगा, उतनी ही आपके गट माइक्रोबायोम का जंगल हेल्दी रहेगा, उतनी आपकी जो इम्यूनिटी है उतनी अच्छी होगी, उतनी रंगीन आपका जीवन भी रहेगा, बीमारियों से बचते रहेंगे। अब गट माइक्रोबायोम हम पैदाइश से ही खराब करने लग गए। कैसे, मैं बताता हूँ। बच्चा पैदा करते हैं, फॉर्चुनेटली मेरी दोनों बेटियां नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सिजेरियन नहीं हुई। बट जैसे ही हमारा सिजेरियन होता है, अब आप सोचो, हमारी लेडीज जो बच्चा पैदा करती है माएँ, उनके वेजिना में भी एक गट माइक्रोबायोम रहता है। उस वेजिनल बर्थ कैनाल से जब वो बेबी निकलता है, तो सबसे पहले, क्योंकि जब वो पेट में है, माँ के कोख में है, तो वो एक एमनियोटिक फ्लूइड में स्टेराइल एनवायरनमेंट में रहता है, उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं होता। बट जब वो वाटर बैग बर्स्ट होने के बाद, जब वो बर्थ कैनाल में से पास हो रहा होता है, तो वो वेजिना के बैक्टीरिया में सबसे पहले आता है। उसके मुंह में भी जाते हैं वो बैक्टीरिया, उसके लंग्स में भी जाते हैं, उसके स्किन पे भी आते हैं। तो जैसे ही वो उन बैक्टीरिया से एक्सपोज होता है, उसका गट माइक्रोबायोम वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि कौन से बैक्टीरिया उसके अंदर जाने। बट जब सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो बच्चे का पहला कहाँ पे हाथ जाता है? नर्स के हाथ में, वो जो ग्लव्स हैं रबड़ के, लेटेक्स लगे, या सर्जन के हाथ में उसके इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्टेराइल हैं। फिर माँ का स्किन में कांटेक्ट आता है, डॉक्टर की स्किन में कांटेक्ट आता है, तो उसके गट माइक्रोबायोम का पूरा सिनेरियो ही बदल गया, क्योंकि कहाँ वेजिनल फ्लोरा मिलनी थी और कहाँ केमिकल वाला लेटेक्स वाला फ्लोरा मिलनी थी। फिर इसीलिए उस बच्चे को फिर बार बार बीमारियां बचपन से ही लग जाती हैं। फिर उसको एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। एंटीबायोटिक मीन्स एंटीबायोटिक, यानी कि ये भी बायोम को मारेगा। तो ये भी जब आप एंटीबायोटिक लेते हो, उतनी बार आप अपने गट माइक्रोबायोम को खराब करते हो। इसीलिए डॉक्टर्स आजकल विजिलैक, इकोनॉर्म, इस तरह के प्रोबायोटिक सैशे साथ दे देते हैं कि एंटीबायोटिक का थोड़ा सा सिम्टम कम हो जाए। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम शुरू कर देते हैं वेस्टर्न डाइट, वो भी गट माइक्रोबायोम को खराब कर दिया, जैसे आपने पढ़ा इमल्सिफायर वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें हम बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं और माइक्रोबायोम और इम्यूनिटी को खराब करते हैं। और फिर हम पूछते हैं हमारे बच्चे इतने बीमार क्यों रहने लग गए आजकल, इतनी क्यों बीमार। और फिर असॉल्ट, फाइनल असॉल्ट, जो फिर बार बार बीमार होता है, तो आपका पेडियाट्रिक बोलते हैं इसको तो वैक्सीन लगाओ, फ्लू वैक्सीन लगाओ, ये लगाओ। वैक्सीन पे हम पूरा ब्रीफिंग करेंगे, वैसे हम वीडियो भी आपको कल ग्रुप में भेज चुके हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? इन्वायरमेंट और डाइट दोनों इंक्लूडेड है। क्यों डाइट को इन्वायरमेंट में मैंने कंसिडर किया? पूरे दिन में जितनी बार खाना खाते हो, इस गट माइक्रोबायोम के थ्रू सीधा आप खून से उसको इंटरेक्ट करवाते हो। तो इन्वायरमेंट में ही हम डाइट इंक्लूड करके अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। हवा, पानी, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब मेरे एक लद्दाख ट्रिप का ये बोर्ड है। अब देखिए कैसे हम धूप में जाते नहीं, एसी में रहते, पानी हमारा दूषित है, रेस्ट करते हैं, कभी नहीं करते, हवा तो दिल्ली और शहरों की आपको पता ही है। एक्सरसाइज के नाम पे हम खाने के बाद हल्की सी हाथी की तरह टहल के आ जाते हैं। और डाइट तो अभी बता ही दिया मैंने आपको, और बताएंगे। तो सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन, शिकायत करना बंद कीजिए अपनी अथॉरिटीज़ को, गाली देना बंद कीजिए, अपना जो आप कर्म है पहले अपना कीजिए। अपने आसपास पहले आप ये 3 प्लांट लगा के एयर पोल्यूशन कम कर सकते हो। इसके बारे में पहाड़पुर बिजनेस सेंटर के मालिक हैं डॉक्टर कमल मित्तल, उनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हुई थी, उन्होंने ये पूरा अपना चेंज कर दिया सिनेरियो अपने ऑफिस का, और 1992 से वो डिजीज़ के साथ आज तक हेल्दी जी रहे। तो उन्होंने दर्शाया कि कैसे हम बस ये 3 प्लांट यूज़ करके अपने घर के अंदर की हवा, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके बच्चे टाइम बिताते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक कार, आप लोगों ने जब इलेक्ट्रिक कार का नाम सुना भी नहीं था, मैं तब से इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूँ। मेरे को अब मैं 1 लाख किलोमीटर इसके पूरे भी कर चुका हूँ। तो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक कार पे आइए, कोशिश कीजिए कम चलाइए कार, लेकिन जब मजबूरी में है तो इलेक्ट्रिक कार पे। और इसके लिए भी सोलर का यूज़ हो, पैनल्स का, तो और अच्छा रहेगा, जितना आपके बस में आप कीजिए एटलीस्ट। तीसरा, सबसे पहला सबसे आसान स्टेप,
अपने कूड़े को सेग्रीगेट कीजिए, किचन वेस्ट अलग और प्लास्टिक अलग। आप देखेंगे मैं पिछले 3 साल से तकरीबन 150-200 किलो कंपोस्ट बना के बांट चुका हूँ लोगों को फ्री में। मैं अपने छत पे जो टेरेस गार्डनिंग करता हूँ उसमें कंपोस्ट यूज करता हूँ। कम से कम इतनी सेग्रीगेशन से आपका कूड़ा आप देखेंगे 1/10 रह जाएगा। जो लैंडफिल साइट्स है ना, जो मीथेन ग्रीन हाउस गैसेज वार्म कर रही हैं आपकी आसपास, इतने जो आप देख रहे हो इतनी बाढ़ आ रही है, इतनी बारिश गलत टाइम पे हो रही है, इन सब की कुछ मात्रा तो आप कम करेंगे। आपके घरों का ही कूड़ा जाके लैंडफिल साइट्स में जाता है। अगर उसको सोचो 1/10 कर दें हम, तो 10 साल बाद उतना लैंडफिल बनेगा जितना बन रहा है। तो अपना स्टेप लेना शुरू कीजिए सबसे पहले, लोगों को नहीं। और आपकी नई यूजेज आप नहीं उगाते तो इनको फ्री में जाके एमसीडी को पार्क में फेंक दीजिए। कंपोस्ट बनने के बाद कम से कम पेड़ों को दे दो, उनको ही फायदा मिल जाएगा। और जीनो एस्ट्रोजन, इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोगों को कुछ इसका सिनेरियो नहीं पता। जीनो एस्ट्रोजन वो केमिकल हैं जो हमारे फैट में जाके स्टोर होते हैं। जितने आप मोटे उतना ही आपकी बॉडी में जीनो एस्ट्रोजन, और इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, ये खत्म ही नहीं होते प्लास्टिक की तरह। प्लास्टिक से ही आते हैं ये, तो ये आपकी बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने के बाद क्या करेंगे, आपको फॉल्स ईस्ट्रोजन की सिग्नल देंगे। उससे हमें बहुत सारी बीमारियां आती है, लेडीज को तो आती है, कैंसर तक होता है। और जीनो एस्ट्रोजन हमारी इम्यूनिटी भी खराब करता है। अभी बताता हूँ कैसे। ये जीनो एस्ट्रोजन है, बॉडी में एस्ट्रोजन आना था, नेचुरल एस्ट्रोजन थोड़ा सा आना था, कभी कभी सिग्नल होना था। अब हमारे रोज ही सिग्नल हो रहा है, तभी आप लोग हाइपर एस्ट्रोजन में रह रहे हैं। हमारे लड़कों को, जिसे आप मेल बूब्स कहते हो, गायनेकोमेस्टिया होने लग गया है। फीमेल्स को फीमेल डिसऑर्डर हो रहे हैं जगह जगह। आपको क्या लग रहा है, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर, फाइब्रॉयड, जो गांठें हमें हो रही हैं, इतनी ऐसे क्यों कॉमन होती जा रही है? क्योंकि जीनो एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा हम यूज़ करने लग गए हैं। आज से 20 साल पहले कंपेयर करना, अभी बताता हूँ कहाँ से आता है। पहले सिम्टम समझिए। जब हाई एस्ट्रोजन स्टेट में आप होते हैं, आपके पीरियड्स खराब हो जाते हैं, पिंपल ज़्यादा आते हैं, आपकी सेक्स लाइफ खराब हो जाती है, ब्लोटिंग रहने लगती है, आप बिना खाए मोटे होने लगते हैं, बॉडी में सूजन रहने लगती है, नॉन स्पेसिफिक हेडेक्स रहने लगते हैं, हॉट फ्लशेज होती है, इरिटेबिलिटी आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, पीएमएस होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन से पहले मूड स्विंग हुए, दर्द हुआ, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट, और इनफर्टिलिटी बढ़ती है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक कैसे कॉमन हो रहे हैं, कोई बात ही नहीं करता क्यों हमारे समाज में ये हो रहा है, क्यों, कैसे हम ठीक करें इसको बिना दवाइयों के। बट नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी कर लेते हैं, आईवीएफ कर लेते हैं, चलो जी। बाल से बाल झड़ना, फटीग रहना लेडीज को, सब कुछ। और मेल्स में भी उतना ही कारगर है जीनो एस्ट्रोजन, उतना ही नुकसानदेह है जितना फीमेल्स के लिए। ये टाइप के कैंसर हमें देता है, ये टाइप के ट्यूमर्स हमें देता है। ब्रेस्ट, ओवरी, एंडोमेट्रियम, प्रोस्टेट, टेस्टिस आजकल बहुत कॉमन हो गया है। 40 से 50 की उम्र में देंगे, फटाफट यूट्रस निकाल दीजिए जी, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। क्यों हो रही है वो नहीं कोई बात कर रहा। इसीलिए हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम में स्पेसिफिक बीमारियों के लिए स्पेसिफिक डाइट प्रोटोकॉल्स हैं। सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते आप। दवाइयों से आप सिम्टम को मैनेज कीजिए, बीमारी को ठीक जरूर कीजिए, बट अगर आप उसके साथ डाइटिशियन की हेल्प ले लेते हैं जो स्पेसिफिक नॉलेज रखती है, ये नहीं कि भाई हाई प्रोटीन लो कार्ब, बस वो नहीं, वो जो आजकल हर्बा लाइफ के शेक्स बेच रहे हो आप, वो डाइट नहीं होती। क्या आपकी बीमारी, आपकी बॉडी टाइप, आपकी सेहत, आपकी फिजिकल लेबर, आपके दिनचर्या के हिसाब से जो डाइट चाहिए, वो डाइट जो आपकी बीमारी के खिलाफ हो। ये जीनो एस्ट्रोजन की लिस्ट है। कहाँ से? आप सोचो कितना ही जीनो एस्ट्रोजन आप रोज यूज करो। केमिकल्स कुछ इसमें से आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ नहीं, जैसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। बट अगर आप कंपोस्ट बना के किसान को दोगे तो वो खुद भी चाहता है, उसे भी पता है बीमारियां हो रही हैं, उसे भी पता है पंजाब में कैंसर क्यों हो रहा है, उसे भी पता है क्यों हमारी ज़मीन जहरीली हो रही है। तो उसको हम प्रमोट करेंगे। हम खुद ही नहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेना चाहते, क्योंकि हमें चाहिए चमकते हुए बड़े बड़े टमाटर। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बड़े तो होते नहीं हैं। मेरे टेरेस गार्डन पे टमाटर उगा रहा हूँ, मेरा तो मैक्सिमम साइज एक 3-4 इंच से ऊपर तो गया ही नहीं कभी। ठीक है। पालक के पत्ते, आज आप देखो मार्केट में इतने बड़े बड़े पालक के पत्ते आ रहे हैं, भाई कैसे हो रहे हैं वो या तो हाइड्रोपोनिक केमिकल्स या ऐसे हो रहे हैं। तो ये, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, डिओड्रेंट्स जो आपके बच्चे धड़ल्ले से, एक स्टडी हुई थी, आप 450 से ज्यादा केमिकल डेली कॉस्मेटिक यूज करने, हेयर कलर। उसके बाद सेकंड, जो आपके वेरी फॉन्ड ऑफ, जो आप सोच ही नहीं सकते कि दूध के बिना तो जीवन ही नहीं है, ताकत कैसे आएगी भाई, तो मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, जितना एनिमल प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है सब में इन्वेस्ट। ये मैं तब कह रहा हूँ, केमिकल स्टेरॉइड तो जो अलग आजकल हो रहा है वो तो एक अलग बात हो गई। उसके अलावा जो प्योरेस्ट ऑफ मिल्क है, प्योरेस्ट ऑफ मीट है, उसमें भी जीनो एस्ट्रोजन है। क्योंकि गाय एक अलग मैमल है, वो अलग तरीके से अपने बच्चे का वेट बढ़ाना चाहती है, उसमें अलग टाइप के हार्मोन है, वो भी एस्ट्रोजन देती है। तो और गाय को आप रखते क्यों? कि बच्चा जनती जाए, और बच्चा जबरदस्ती जनने के लिए उसको टीके मार मार के ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन जबरदस्ती देते।
ब्यूटी केयर एंड स्किन प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया गया हो, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक खाना, प्लास्टिक पैकिंग, गर्मा गर्म आप दाल मखनी मंगाते हो, शाही पनीर मंगाते हो, आता किसमें, प्लास्टिक में पैक होके जोमेटो से, समझ रहे हो। और माइक्रोवेव, कितनी कन्वीनियंस हमने माइक्रोवेव यूज करने में कर दी है, फटाफट खाना गर्म किया, चलो जी। प्लास्टिक कंटेनर जो अभी बात की मैंने, और बच्चों को प्लास्टिक टॉयज जो खासकर हमारा जानी दुश्मन है जो चाइना वो दे रहा है। तो जीनो एस्ट्रोजन की लिस्ट, मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा। हेयर कलर्स, इसके आप लोग सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, अब आपकी मर्जी है, मैंने छोड़ दिया। कल अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ये मत पूछिएगा क्यों हुआ, हम तो भाई कुछ भी नहीं ऐसा खाते। एक तो बार बार डेयरी प्रोडक्ट, दूसरा चीनी, और फिर ये हेयर कलर एंड कॉस्मेटिक। ये रिसर्च पेपर स्टडीज़ बहुत पब्लिश हो चुकी हैं, मैं बहुत इस पर बार बार वीडियोस भी डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, डिटेल में आप देख लीजिएगा। उसके अलावा ये जो एंटी पर्स्पिरेंट आप ये बगल में लगाते हो ना, इसमें सब में एल्युमिनियम सॉल्ट होता है जो कि एक नॉन कार्सिनोजन है। इसीलिए 90% ब्रेस्ट कैंसर बगल के साथ में, एक्जिला के पास, अपर आउटर क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ओवेरियन कैंसर का लिंक है आपके टेल्कम पाउडर से, बड़े शौक से आप लोग टेल्कम पाउडर यूज करते हैं। सारी दवाइयाँ आपके लिए जीनो एस्ट्रोजन का सोर्स बनती है जो रोज आप खाते हो। पैंडी जो रोज सुबह खाने से पहले, एंटीऑक्सीडेंट, नींद की गोलियां, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बीपी की और शुगर की दवाइयाँ। बीपी शुगर को डाइट और एक्सरसाइज से ठीक ना करके, लाइफस्टाइल को ना बदल के जो गोलियों पे आप आ जाते हो, जो कॉमन सॉल्ट है, जो आजकल टेल्मा के नाम से आप खाते हो, टेल्मा सार्टन, वेलसार्टन, ये सब WHO ने डाले। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज, वैक्सीन्स, हार्मोन थेरेपी, डायबिटीज़ की दवाइयाँ और एंटीबायोटिक, बार बार एंटीबायोटिक आसानी से लेना। जो जाते हो ना फटाफट यार एक वो बना दो, हमारी डोज बना दो, जो केमिस्ट से पकड़ लेते हो, तो गट माइक्रोबायोम को ख़राब करती है और आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करती है। ये FDA ने रिकॉल की थी, जो पैंडी आप लोग खाते हो ना, सारी गैस की गोलियाँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है, जो अब पैंडी वगैरह सब के बारे में लिखा है कि इस पर वार्निंग आनी चाहिए कि ये पेट का कैंसर तक करती है। ये WHO का ऑफिशियल पेज है जो बताता है कि इन सब दवाइयों में बीपी, शुगर, गैस की गोलियाँ, ये 3 इंपॉर्टेंट, इन सब में ऐसी इम्प्योरिटीज पाई गई जो कार्सिनोजन है। ये आपकी रेनेटिड फेवरेट, कितने सारे रिसर्च पेपर है। फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसमें हैवी मेटल्स बहुत यूज होता है। ये जो कैंडल्स आजकल आपके एसेंशियल ऑयल्स के नाम से बेचे जा रहे हैं ना, ये सब में केमिकल्स हैं। प्लास्टिक वाटर बॉटल कंटेनर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीनो एस्ट्रोजन की अब बात समझिए, अब इस पेज को बहुत ध्यान से समझिएगा और समझेंगे। जीनो एस्ट्रोजन आते हैं एग्रीकल्चर स्प्रेइंग, उसके बाद ऑर्गेनोक्लोरीन जो ऑर्गेनिक हम डाई इंडस्ट्री स्पेशली यूज करती है। जो हेयर कलर है उसमें भी आप बोलते हैं अमोनिया फ्री, अमोनिया कुछ नहीं होता था, वो तो सीधी एलर्जी कर देता है। बेंजीन है असली दुश्मन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन की रिंग के कंपाउंड है वो। फिर आपकी फैटी फिश आ गई, डेयरी प्रोडक्ट आ गए, सारे एनिमल प्रोडक्ट्स आ गए, और ये कहाँ स्टोर होते हैं, आपके चर्बी में। तो आप जितने मोटे उतना बॉडी में जीनो एस्ट्रोजन ज्यादा, इसीलिए ओबेसिटी इज द लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज फॉर ऑल कैंसर्स। इस बात को समझ लीजिएगा। प्रिजर्वेटिव्स एंड फूड एडिटिव्स, इसको याद रखिए, इस पे मैं अभी डिटेल बताऊंगा आपको। WHO ने साफ बता दिया फूड एडिटिव्स और प्लास्टिक कंटेनर्स। ये बहुत सारे रिसर्च पेपर है, मैंने अलग अलग नहीं डाले क्योंकि टाइम बचाने के लिए। कैसे इन फूड एडिटिव, फूड कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और जीनो एस्ट्रोजन का आपकी इम्यून सिस्टम को खराबी पे होता है। आपके सामने बहुत सारे लिंक्स हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जीनो एस्ट्रोजन कैसे आपकी इम्यूनिटी खराब कर रहा है, इसको जानिए। अब ये दोबारा मैंने ले आई है स्लाइड, अब आप सोच सकते हैं, अब समझ लो जीनो एस्ट्रोजन कहाँ से आपकी इम्यूनिटी पे, और कितनी चीजें इसमें आप रोज कितनी बार ले रहे हो, अभी बता देता हूँ। अब बात करते हैं डाइट से, क्योंकि जीनो एस्ट्रोजन समझ गए ना तो आप डाइट को अच्छे से समझ पाओगे। अब डाइट की सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी डाइट ऐसी कर लो जो आपकी बीमारी से लड़ती है, तो आपकी नेक्स्ट मील ही आपकी दवाई बन जाएगी। और डाइट ऐसी कर लो जो आपको बीमारी देती है, तो आपकी हर मील आपको बीमारी का तत्व दे रही है। तो जितनी बार आप खाना खा रहे हो उतनी बार या तो अपने आप को बीमारी की तरफ ढकेल रहे हो या बीमारी से दूर ढकेल रहे हो। वेस्टर्न डाइट जो मैंने बात की, जितनी वेस्टर्न डाइट है सब इम्यून सिस्टम को खराब करती है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा करती है, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ही ट्यूमर्स और कैंसर्स को लेके आता है। इस पर अब कोई डाउट नहीं बचा, इस पर कोई भी डिबेट करना बेकार बात है। वेस्टर्न डाइट अगेन रिसर्च पेपर्स हैं आपके सामने, कैसे ये डाइट जो आपकी रोजमर्रा की, जितना आप मैदा, सुबह उठते ही ब्रेड, अभी बताऊंगा आगे, ये सब आपको
डाइट आपकी गट माइक्रोबायोम को तो नष्ट करेगी करेगी, साथ में जो फूड एडिटिव्स और कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स आ गए, और जो प्लास्टिक की थैलियों में पैक होके आ गया, प्लास्टिक के कंटेनर्स में पैक होके आ गए, ये सब जीनोएस्ट्रोजन दे रहे हो आप। और फिर मुझसे आगे पूछते हैं क्लिनिक पे, हमारे बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, क्यों, हम कैसे बचाएं बच्चों को, आपकी दवाई से ठीक क्यों नहीं हो रहे हमारे बच्चे, कैसे जवाब दें भैया, आपको बताइए। ये आपके सामने अब रोजमर्रा के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, क्योंकि जो विजुअल होते हैं ना, वन पिक्चर इज अबाउट लाइक 1000 वर्ड्स, तो आप समझिए। ये आपकी टोमेटो केचप, वो फ्रक्टो सिरप की बात की ना मैंने चाइना से, ये आ गया हाइक्रोन, कॉर्न सिरप, नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट जिसको नेचुरल बोलते हैं, ये वो हैं जो अलाउ कर दिए गए हैं। तो देख लो क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं यार। ये आपकी किसान टमाटो केचप देख लो, 28% टमाटो पेस्ट है, उसके अलावा क्या है, कूड़ा कबाड़ा सारा, ये जो E20 ये नंबर देख रहे हो ना, ये सब परमिटेड फूड एडिटिव्स एंड कलर्स हैं, और ये इनको मैं कह सकता हूँ, आप इसको सिनोनिमस समझ लो जीनोएस्ट्रोजन से। तो ये जीनोएस्ट्रोजन है आपकी रोजमर्रा की सॉस में। आजकल आपके बच्चे जो वो रोटी का रोल बना के स्कूल ले जाते हैं ना, कि सॉस और थोड़ी सी सब्जी, वो यही है। और सब्जी भी आपको चाहिए पनीर की, वो भी डेयरी प्रोडक्ट आ गया। ये आपका तन की शक्ति, मन की शक्ति, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, जो भी आप लेना चाहते हो। और ये नहीं कह रहा, इवन जो भी आप ये हर्बल लाइफ और ये सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हो ना, चाहे इसमें कोई भी हो, आयुर्वेदिक वाले भी, सब में फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, सब में केमिकल्स हैं, सब में फूड एडिटिव्स आपके सामने हैं। मॉल्ट एक्सट्रैक्ट कितने, सिर्फ 44%। क्या होता है ये मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, ये कुछ नहीं है, जौ का सत्तू है। आप वैसे जौ का सत्तू नहीं खरीद सकते, पिला दो नमक और जीरा डाल के। मेरी बेटी रोज स्विमिंग के बाद पीती है चने का सत्तू। अब ये देख लो आपके फेवरेट चोकोस, जो दूध में बाउल डाल के हेल्दी ब्रेकफास्ट के नाम पे देते हो ना, व्हीट सॉलिड। सबसे बड़ा तो ये कारण ये है, कि आगे और डिटेल में बताता हूँ। ये आपकी फेवरेट जूसेस जो आप हेल्दी मानते हो, जूस जितने पैक्ड जूसेस, इसमें रियल का जूस भी आएगा। क्या है, कॉन्सेंट्रेट 1.2%, क्या है 1.2% ऑरेंज, बाकी 99% क्या है, जीनोएस्ट्रोजन। ये आपकी फेवरेट फ्रूटी, ये रियल का जूस देख लो क्या है, कॉन्सेंट्रेट 12% जूस बस, बाकी क्या है, कूड़ा कबाड़, शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर, जीनोएस्ट्रोजन। आपकी फ्रूटी 19% बस, मैंगो पल, बाकी यही फूड एडिटिव्स, कबाड़ा। तो कम से कम लेबल पढ़ लिया करो मुंह में डालने के बाद, भाई आपका शरीर है। ये आपका आजकल बड़ा फेमस हो गया है ब्रेड पे लगाने के लिए, और ये हमारे हेल्थ इंडस्ट्री में डाइटिशियन भी बहुत बोलते हैं, भाई पीनट बटर जरूर खा लो, आप ले लो पीनट बटर। पीनट बटर में पीनट है ही नहीं, पता है आपको, सोचो, पीनट बटर में हेजलनट है, वो भी कितना है, ये जो आपके सामने देख लो कितने परसेंट है, 5%। 55% तो शुगर है बाय वेट, इसमें खुद समझ सकते हो अब आप। और ये जो आपकी बड़ी फेमस आ गई ना मेयोनीज, क्या से बनती है मेयोनीज, पाम ऑयल लेते हैं सड़ा सा, उसमें पानी डालते हैं, जोर से उसको विस्क करते हैं। घर पे भी बना लेना आप, कोई भी तेल डाल सकते हो, फैट और पानी का मिक्सचर होता है, इमल्सिफाई। कच्चा तेल अपने बच्चों को खिला रहे हो आप, वो भी घटिया क्वालिटी का, उसके साथ इतनी सारे जीनोएस्ट्रोजन मिला। जीनोएस्ट्रोजन तो अलग। और फिर बोलते हैं हमारे बच्चे मोटे क्यों हो जा रहे हैं, खाते कुछ नहीं। ये मैंने कंपैरिजन किया है कि कितने किलोमीटर आपको चलना दौड़ना पड़ेगा ये खा के, कैलोरी। ये मीडियम फ्राइज 6 किलोमीटर, एक चिप्स का पैकेट 10-12 किलोमीटर, एक बर्गर छोटा वाला 4 किलोमीटर, ये जो रोल आपके आते हैं 12 किलोमीटर। मतलब इतना अगर आप चलते हो तब ये चीज़ खा के आपका वेट नहीं बढ़ेगा या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं मिलेगा। आइसक्रीम आजकल की फेवरेट आपकी गर्मियों की, कि खाने के बाद ऐसे, एक तो इसमें शुगर जो अभी आगे जाके बताऊंगा मैं, वो तो आई गई। उसके अलावा इमल्सिफायर्स आ गए ना, जीनोएस्ट्रोजन, लिक्विड फैट अगेन एस्ट्रोजन, मिल्क प्रोटीन्स ये भी एस्ट्रोजन, जीनो एस्ट्रोजन से भरी हुई भरपूर ये आपकी आइसक्रीम है। और इसीलिए मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, बास्किन रॉबिन्स दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम बनाने की कंपनी, इनके मालिकों ने शेयर शार बेच दिए अपने, अभी आइसक्रीम खाते भी नहीं है, ऑर्गेनिक फूड उगाते हैं, वीगन हो गए हैं और वीगन डाइट ही रेकमेंड करते हैं। अब समझ लो, अगर ये कर सकते हैं जो मालिक, तो आप तो फिर खाइए फिर आइसक्रीम। आप जो सुबह सुबह अब बड़ी हेल्दी बॉयल की तरह आपको बेच देते हैं ना, ये आके दीपिका पादुकोणे जी, के चैलेंज, केलॉग्स, ये वो फालतू फालतू, इसमें फूड एडिटिव फुल कलर है। और ये कैसे बनते हैं समझ लीजिए, पहले लेते हैं जो भी आटा वाटा लेना है इन्होंने, उसको स्लरी बनाते हैं, उसमें सारे फ्लेवरिंग एजेंट बनाते हैं, फिर बहुत तेज आंच पे इसको गर्म करते हैं 70 डिग्री, कई बार तो फ्राइड भी होते हैं, बेक्ड भी होते हैं, 70 से 80 डिग्री पे इसको गर्म करते हैं। सारा जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट उस व्हीट वगैरह में था वो भी नष्ट हो जाता है।
फिर उसमें डाल देते हैं कलर ताकि अलग अलग शेप्स और कलर बनाए, इतने में वो हो जाते हैं बिल्कुल ही नाश। ये एक्चुअली नेचुरल फूड है ही नहीं, आपकी ब्रेड नेचुरल फूड है ही नहीं, नेचर ने नहीं बनाई है वो। जो सुबह सुबह नाश्ते में आप शुरू कर रहे हो ना दिन, वो नेचुरल फूड है ही नहीं, वो केमिकल है। आपकी बॉडी, आपकी गट डिजाइन ही नहीं है उसको खाने और पचाने के लिए, उसको पता ही नहीं है क्या केमिकल आ गया। तो ये सीरियल्स आपको नुकसान दे रहे हैं, और इसीलिए फिर जहां पे वर्ड फोर्टिफाइड आ जाए ना, तो समझ लो उस तत्व को बनाने के लिए उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, उसके सारे नेचुरल विटामिन प्रोटीन्स हमने नष्ट कर दिए, तभी उसको फोर्टिफाई करना पड़ रहा है फूड को। अब आपका फेवरेट नमक, नमक कहाँ से आता है? ये नहीं कि दाल में 2 चम्मच एक्स्ट्रा गिर गया नमक, वो नमक नहीं, बताऊंगा नमक कहाँ से आ रहा है। जो नमक आप खा रहे हो ये भी डायरेक्टली आपके इम्यून सेल्स को इम्पैक्ट करता है और इम्यूनिटी को कम करता है। ये देखिए, हर टाइप के सेल्स पे, इम्यून सिस्टम पे इसकी पाथवे डिजाइंड है, चाहे आपके टी सेल्स हो, न्यूट्रोफिल्स हो, जो हमने शुरू में बात की, अडेप्टिव इम्यून सेल्स, इन्नेट इम्यूनिटी, सब पे ज्यादा नमक खाना नुकसानदेह करता है। नमक, सोडियम 5 मिलीग्राम चाहिए होता है डेली। थोड़ा बहुत नमक आपके खाने में गिर जाए ज्यादा तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप नमक पैकेज इंडस्ट्री आपको दे रही है, जो नमकीन टेस्ट नहीं भी कर रही, जितने भी पैकेट फूड प्रिजर्वेटिव की तरह सोडियम यूज होता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर, ये देख लीजिए आपका फेवरेट, इसमें तो अब कोई शक रह नहीं गया। कंजम्पशन ऑफ शुगर, बेवरेजेस एंड शुगर, हाई शुगर आपको इन्फ्लामेशन देता है, ऑटो इम्यून डिजीज है। आप बोलते हो मेरे इधर उधर दर्द रहता है, गठिया होता है, बॉडी में सूजन है, क्यों हमें दर्द रहता है? ये सब बीमारी, सोरियासिस स्पेशली, ये हम बीमारियां ठीक नहीं कर पा रहे क्लिनिक पे, सच्ची सीधी बात कर रहा हूँ। चाहे गठिया हो, चाहे कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज ले, सोरियासिस ले आओ, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज ले आओ, हम कुछ नहीं ठीक कर पा रहे। हम सिर्फ सिम्टम्स को कुछ मैनेज कर रहे हैं, 10% केसेस में अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन जब तक आप डाइट को नहीं ठीक करोगे, भूल जाओ आप इन बीमारियों से लड़ पाओ। आ गया फिर से आइसक्रीम, आपको शुगर आपकी आ गई। अब इमल्सीफायर्स तो थे ही, और ये शुगर इंडस्ट्री की शुगर भी आपको मिल गई। अब आप समझ पा रहे हो कैसे आप अपने बच्चों को रोज 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 उनकी इम्यूनिटी खराब कर रहे हो। अब आपको नमक देख, ये आया आपका सोडियम कहाँ से? मुझे नहीं लगता आपके बच्चे, आज देखता हूं मैं कि कम से कम दिन में एक बार इनमें से कोई एक प्रोडक्ट ना यूज करें, और हो सकता है 2 या 3 भी कर रहे हो। खुद भी सोचो, और आप भी। पहले घरों में पकोड़े बनते थे बेसन घोल के, बैंगन, टमाटर, प्याज, गोभी सब डाल डूल के। आजकल आपके पकोड़े कैसे? कन्वीनियंस, अरे वो लाओ फ्रोजन मकेन, ये अमूल ने भी निकाल दिया, अरे डालो फ्रीजर में, जब गेस्ट है थोड़ा निकालो डीप फ्राई करो और दे दो। क्या है वो? जीनो एस्ट्रोजन है, लोडेड विद, और उसके बाद उसको फ्रोज कर दिया है, और पता नहीं कब वो बना था और कब से वो प्लास्टिक में पड़ा है। अब समझ आया जीनो एस्ट्रोजन? तो ये आपके सामने जीनो एस्ट्रोजन है, ये आपकी लिस्ट, आप ये फोटो से आप समझ सकते हो कैसे रोज 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 कितनी बार आप जीनो एस्ट्रोजन डालते हो। क्यों हम वीगन होना बोलते हैं? क्यों हमारी डाइट वीगन है? वीगन होने से आप सबसे पहले तो जीनो एस्ट्रोजन से दूर हो जाते हैं, और इसमें एथिकल इशू भी है। ये आपके सामने एक फोटो है, ये इंडिया का ही है। बछड़ों के नाक में ये डाल देते हैं, ये काट कटीला सा, इसको स्पाइक्ड मजल बोलते हैं, ताकि ये जब अपनी माँ के पास थन पे जाएगा, उसकी माँ इसको लात मारेगी तो इसको दर्द होगा। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हम इतने, मतलब क्या बोलूँ, इसमें एथिकल इश्यूज भी हैं। मैं मानता हूँ कि आप बच्चों का दूध धीरे धीरे कम कर सकते हो, मेरे घर पे होना शुरू हो गया है, मैं तो 4 साल से दूध को टच भी नहीं करता। आपको भी यही अपील करूँगा, मत कीजिए। और ये तो एक फ़ोटो छोटी सी है, ये एक वीडियो में कहूँगा कि आप देखें पहले। ये आपके सामने एक 60 सेकंड का वीडियो है। They ever get mad when you take the kids? Cows come crazy when I take the babies. Then they'll burn them. She threw up? They just go for veal. And she broke her foot. It takes too long to heal. Deadly manure. Wham on her side. Oh. And then
आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। दूध के बहुत सारे अल्टरनेटिव है, आप कोकोनट से, आलमंड से, मूंगफली से, बहुत सारी चीज़ों, ओट मिल्क, बहुत सारी चीज़ों से आप दूध बना सकते हो। लेकिन आपके दूध का इतना प्यार, इतना ये क्या मिल रहा है? और ये ज़रूर वीडियो हमारे यूरोपियन एंड यूएस कंट्रीज़ के, इंडिया में भी सेम हो रहा है। आपको लगता है कोई भी गौशाला बछड़े को रखती है? कहाँ जा रहे हैं आपके बछड़े? इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। आपके बछड़े कटने जा रहे हैं आपके दूध के प्यार के लिए। बछड़ों का कोई यूज़ नहीं रह गया दुनिया में। जितना आप दूध पसंद करते हो उतने ही ज़्यादा बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं गाय से। ये नेचुरल संख्या नहीं है जो आज आप देख रहे हो। इसलिए हिमाचल में आप देखोगे जहाँ थोड़े से अभी हम गाय को माता मानते हैं, इसलिए वो बछड़ों को जंगल में छोड़ देते हैं, ऐसे घूमते। अब इतनी बड़ा ये मेनस बन गया कि सड़कों पर आ रहे हैं। तो ये आपके बछड़े हैं आपके सामने। तो आप समझ के देखो कि दूध आप दे रहे हो, एक तो बीमारियां तो दे ही रहे हो दूध के जरिए, उसके साथ साथ आप और कितना एथिकली गलत कर रहे हो। और ये सब मैंने शॉर्ट में लिस्ट में इस पर पूरा वीडियो वेबिनार कर चुका हूँ। इतनी बीमारियां, कैंसर, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज़, मोटापा, जूनोटिक डिजीज, जो बार बार हमें जानवर वाली इन्फेक्शन आ जाती है, एवियन फ्लू, ये निपा वायरस आया अभी केरला में न्यूज़ आ रही है, बैट से एवियन फ्लू आता रहता है हर साल। ये सब हम जानवरों से ला रहे हैं। और वर्ल्ड हंगर, एक नॉन वेजिटेरियन के लिए खाना बनाने के लिए इतनी रिसोर्सेज और पानी लग जाता है जितने में आप 75 से 100 लोगों का वेजिटेरियन वीगन डाइट बना सकते। तो समझ लो कैसे बचाना है। अब प्रॉब्लम्स हमने बता दी, जीनोएस्ट्रोजन बता दिया, फूड बता दिया जो इम्यूनिटी खराब करे। अब हम बात करेंगे कि क्या दें बच्चों को जिससे इम्यूनिटी बढ़े। तो पहले तो इम्यूनिटी के बारे में समझिए। जितने हमने सेल्स की आपको बात की थी, इन सब का जो फंक्शनिंग है, ये सेल्स जीवित किस रहते हैं, ये सेल्स नरिश कैसे होते हैं, सारे विटामिन ए बी सी डी ई जितने भी हैं, और मिनरल्स कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, इन सब की मात्रा हमें चाहिए, तब ये सेल्स अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। अब ये क्यों हम ये कमी होती जा रही है आपके अंदर शरीर में, वो मैं बताता हूँ। B12 के बिना तो, फोलेट के बिना तो हमारी बोन मैरो रेड ब्लड सेल भी नहीं बनाती, तो इम्यून सेल्स तो कमी बनाती। कुछ हमने शॉर्ट में, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, बट कुछ कॉमन चीज़ें जो मैं अपनी फैमिली में बच्चे में यूज़ करता वो आपके सामने दे रहा हूँ। मेरी बेटी रोज़ सुबह उठते ही तुलसी के पत्ते खाती। आंवला हम उसके जूस में, जो हम उसका ABC जूस बनाते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, उसमें डालते हैं। तो सबसे पहले तो आंवला इनकॉर्पोरेट कीजिए, मगर इसको पकाइए मत, वो मुरब्बा नहीं, इसको प्रोसेस मत कीजिए। आंवला विटामिन सी इतना ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है कि ज़रा सी प्रोसेसिंग से ख़त्म हो जाता है। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है इम्यूनिटी के लिए। तभी ये भी कोविड के दौरान आपने टनों में खरीद के खाया है। और बहुत सारे बायोएक्टिव तो मटेरियल है, मैं शॉर्ट में करूँ बताऊंगा। अदरक किसी भी तरह उसी जूस में आप डाल सकते हो, लेकिन वो भी रॉ फॉर्म में। इचिनेशिया, ये फ्लावर थोड़ा इजीली मिलता नहीं है, बट होम्योपैथी में हमारे पास इसका मदर टिंचर एक्सट्रैक्ट इजीली अवेलेबल है। और ये हम लोग बीमारियों में यूज़ करते हैं, खासकर जहाँ पे सेप्सिस होता है, पस होती है, फीवर होता है, टाइफाइड होता है। ये मदर टिंचर हम बहुत सालों से, तकरीबन 200 साल पहले से ये हमारी होम्योपैथी में इनकॉर्पोरेटेड है। हल्दी, इसके बारे में तो बताना अब ज़रूरत ही नहीं है, आप सब जानते हैं। हनी, शहद, लेकिन प्योर, वो आजकल चीनी वाला लोडेड शहद है। तुलसी, ऐसे ही तुलसी की पूजा नहीं होती है हमारे वैदिक साइंस में। स्पिनच, क्योंकि जब इसमें इतने मिनरल्स और खाएंगे, बटर रॉ फॉर्म में। स्पिनच को भी आप स्मूदी की तरह पी सकते हैं, उसको पका के उसके तत्व मत खराब करो। सिट्रस फ्रूट्स, सभी सिट्रस फ्रूट, अगेन विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स, जो मैंने बात की थी पहले, गट माइक्रोबायोम के लिए अकैंथोसाइड्स, ये सारे। उसके बाद काला चना, आप इसको बहुत इजीली चने के सत्तू के रूप में दे सकते हो। चने का सत्तू पानी में घोल के जीरा नमक डाल के बड़े आसानी से बच्चे पी लेते हैं। ये एक बहुत ही पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक जो आप पीते हो, ये देसी प्रोटीन है। स्वीट पोटैटो, मैं आई हैव बीन फ्यूलिंग माई सेल्फ ऑन सत्तू फॉर लास्ट मैनी ईयर्स फॉर माई मैराथॉन्स। और स्वीट पोटैटो, इसमें तो इतना विटामिन है, आप बच्चों कहते हैं ना चश्मे लगते हैं छोटी छोटी उम्र में, ये और गाजर अगर आप रेगुलर दे दो तो आप चश्मे से या उनके नंबर बढ़ने से बचा सकते हैं। गिलोय, ये मैं ज़रूर अपनी स्मूदी में इसकी 2-3 इंच की डंडी ज़रूर डालता हूँ। गिलोय पूरे टाइम पीने से आपके बच्चों को ना इन्फेक्शन होगी, डेंगू में भी इसका रोल है, और अगर हो भी जाए इन्फेक्शन तो जल्दी रिकवरी आएगी। बनाना ऑफ कोर्स, अश्वगंधा,
इन सब पे ये कुछ ही चीज़ें हैं, और भी क्योंकि टाइम की लिमिटेशन की वजह से हमने शॉर्ट लिस्ट बताई है। ये सब में तो स्पेसिफिक तत्व हैं नोन की जो इम्यून सेल्स को इम्पोर्टेंट देते हैं। ये सब रिसर्च पेपर छप चुके हैं, करक्यूमिन, एचिनेशिया, ये एम्बेलिका जो हम आंवले को बोलते हैं, जिंजरोल जो जिंजर में होता है, कैसे इन्फ्लामेशन को कम करता है, तुलसी के बारे में तो बहुत रिसर्च हो चुकी, और ये हमारे क्रेडिबल रिसर्च पेपर्स मेडिकल जर्नल्स के हैं। अब हम गट माइक्रोबायोम पे वापस आते हैं। ये तो तत्व हमने जान लिए जो हमें स्पेशली नोन है हमारे वैदिक साइंस से, आयुर्वेदा से, इम्यून्स के लिए। अब बाकी खाने में क्या, जितने आपकी गट माइक्रोबायोम की हमने बात की, 90% हमारी इम्यूनिटी गट माइक्रोबायोम में। तो गट माइक्रोबायोम का प्रोबायोटिक फूड, इस पे बहुत ही डिटेल्ड वेबिनार हम कर चुके हैं यूट्यूब चैनल प्रोत्साहन.प्रोग्राम पे, वो ऑलरेडी है। मैं लिंक फिर से भेज दूंगा इस ग्रुप पे, बट अभी के लिए आप शॉर्ट में समझिए। सारे म्यूसिनस वेजिटेबल, आम जो आपके एलोवेरा है, कच्ची भिंडी है, ये सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑनियंस, गार्लिक, बनाना, बेसिकली जितना सैलेड्स और फ्रूट्स आप खाओगे उतना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँगा, लाइव फर्मेंटेड फूड। ये हम भूल गए हैं, जो आपकी दादी माँ कांजी बनाती थी, जो कच्चा पक्का अचार बनता था बिना तेल वाला, वो सब चीज़ों में नेचुरल बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और वो हमारे अंदर चले जाते हैं, और फिर हमारे गट माइक्रोबायोम के जंगल को, जो मैंने बात की, एनरिच करते हैं, उनका नंबर बढ़ाते हैं। सौरक्राउट, अम्बली साउथ में बहुत यूज़ होती है। अम्बली क्या, फर्मेंटेड पॉरेज है। दलिया बनाएंगे किसी भी मिलेट का, उसको अगले 12 से 16 घंटे के लिए मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं, और फिर उसको आप सूप, रागी का सूप बना के उसको भी रख सकते हो, उसमें भी फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। तो ये आपके सामने गट माइक्रोबायोम के फाइबर, ग्लूटामिन, विटामिन डी, सिस्टीन, विटामिन ए, ट्रिप्टोफैन आपको मिलता है नट्स से, जो पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जितने काजू बादाम सब में। तो ये सब तो आपके गट माइक्रोबायोम को फायदा दे रहे हैं। और ये ग्लाइडिन, जो गेहूं, और गेहूं भी क्या, मैदा, अब ग्लूटन, जो गेहूं है वो गट माइक्रोबायोम को खराब कर रहा है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने तो गेहूं पे रिलायंस कम कर दी। और अगर आप ऑटो इम्यून डिजीज से सफ़र करते हो, ऑलरेडी आपको गठिया या दर्दें हैं शरीर में, या फिर फाइब्रोमाइल्जिया भी है, या फिर थायराइड भी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, ये सब बीमारियों में आप अपना गेहूं बंद कर दें तो आप जल्दी ठीक होंगे, कम सिम्टम रहेंगे। इथेनॉल, शराब, फैट जितना तला हुआ खाते हो, इमल्सीफायर जो ये अभी बात की थी, फ्रक्टोज, कॉर्न फ्रक्टोज सिरप, और ये बाइल एसिड जो आपके तले भुने खाने में कभी कभी वंस इन अ वाइल इज ओके, बट आप तो जो मैंने पिक्चर दिखाई थी डेली ही ले रहे हो ना, और कितनी कितनी बार ले रहे हो, और डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग 98% इंडियंस इनफ वेजिटेबल्स ही नहीं खाते, और रॉ तो बिल्कुल ही नहीं खाते। सब्जी के नाम पे आलू, उसके साथ मिला दी थोड़ी सी और हो गया काम। एक स्टडी हुई थी, आपकी बॉडी वेट का 1% खाना रॉ होना चाहिए। अगर आप 70 किलो वेट के तो 700 ग्राम खाना आपने रॉ खाना चाहिए ही चाहिए रोज। अब आप कितना खाते हो, 700 ग्राम, तो मुझे लगता है आप पूरे हफ्ते में नहीं खाओगे कच्चा। ये आपका सैड पिरामिड है डाइट का। सैड है तो सैड ही रहना, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, स्टैंडर्ड इंडियन डाइट, ये भी है। अब आप अपनी डाइट पे भी इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो कैसे आप पेट भरते हो अपना। आप अपना पेट कैसे भर रहे हो? सबसे ज़्यादा कैलोरीज आप खाते हो ग्रेन से, आटे से, फिर आ जाता है दूध, दही, फिर थोड़ा मीट, अंडे, नट्स, फिर ये कैलोरिफिक स्वीटनर्स, गर्मी है जी, थोड़ा सा अरोड़ा लेमन हो जाए, थोड़ा ये हो जाए, पेट चीनी, ठीक है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा, ऑलमोस्ट 1/10 आपकी कैलोरी जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आ रही है, जो मैंने बताया। होना ये चाहिए, असली डाइट पिरामिड ही होना चाहिए। 70% 80% खाना आपका रॉ होना चाहिए। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो थोड़ा आपको ग्रेन्स, अगर आपको लेना है, आपको नॉनवेज खाना है, आपकी मर्जी है इन सब जानने के बाद भी, तो लेकिन कम से कम अगर आपका जीवनचर्या तामसिक है, यानी बहुत मेहनत करने वाली है, तब आप दूध अंडे पचा सकते हो बिना बीमारियां लिए, नहीं तो नहीं। तो ये हम डाइट जो प्रोत्साहन प्रोग्राम हमारा, जिसका नेक्स्ट बैच 15 अक्टूबर से हम शुरू करने वाले हैं, उसका डाइट हम 5 बैच कर चुके हैं। लोगों की बीमारियां बहुत रिवर्स कर चुके हैं। आई विल शेयर रिजल्ट्स इन कमिंग वीक्स ऑन माय स्टेटस एंड ऑल्सो ऑन दिस ग्रुप ऑल्सो। तो जो भी लोग उसको इनरोल करना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डाइट हम फॉलो करते हैं, प्लांट बेस्ड, रॉ, न्यूट्रास्यूटिकल्स, गट माइक्रोबायोम को, फर्मेंटेड फूड, मिनिमाइज करते हैं शुगर, सॉल्ट, व्हीट को, एनिमल प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं। माइंडफुली खाइए, कैसे खाइए, आराम से चबा के खाइए। मैं कहता हूँ ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। इतना पानी को मुंह में रखिए ताकि वो अल्कलाइन हो जाए खाना,
इंटरमिटेंट फास्टिंग का हम बहुत यूज़ करते हैं। फास्टिंग के बिना हम बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, कोई भी बीमारी में फास्टिंग का रोल। और हम अपनी कब्र अपने दांतों से ही खोदे जा रहे हैं, ये जानिए। फूड ट्रांजिट टाइम हम टेस्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, अगर आप इतना फाइबर खाओगे कच्चा खाओगे होगा ही नहीं। तो सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, सी फॉर कैंसर, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। उतने टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में रहते हैं। ये आपका नाश्ता है डेली का, जिसको आप सीमिंगली हेल्दी मानते हो। अब आपको समझ आ रहा है कितना जीनोएस्ट्रोजन लॉडेड है इसमें। और ये मेरा नाश्ता है, मेरी फैमिली का रोज़ का नाश्ता। मैं ग्रीन स्मूदी बनाता हूँ, इसमें मोस्टली टेरेस से ही हमारे पत्ते मिल जाते हैं या हमारे आसपास के पार्क से। और साथ में थोड़े नट्स खा लिए, आ गए ना ट्रिप्टोफैन, सारे गुड फैटी एसिड, सारे मिनरल्स, विटामिन डी, ये सब आ गया। और कम से कम आधा घंटा मैं अपनी बॉडी को एक्सपोज करता हूँ छत पे काम करते वक्त। सिर्फ हाफ शॉर्ट्स में होता हूँ मैं, तो मेरा विटामिन डी आराम से अपने आप पूरा होता है। मेरे को कोई विटामिन सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ता। ये मेरे बच्चे हैं। मैं ये आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि पहले आप खुद एग्जाम्पल की तरह सेट करिए बच्चों के सामने। अगर आप वही कोल्ड ड्रिंक पीते रहोगे तो और बच्चों को बोलोगे तू मत खा, क्यों करेगा वो ऐसे? बच्चे बंदर की तरह होते हैं, वो कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को। सीधी जो घर में माहौल है उसी को वो कॉपी करेंगे। तो ये मेरी दोनों बेटियां हैं, ये ABC जूस पी रहे, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, इसी में हम आंवला पीस देते हैं, आराम से पी लेती हैं खुशी खुशी। इनको न्यूट्रिएंट विटामिन भी मिल गए। और एक और बात बताऊँ, दोनों मेरी बेटियाँ अनवैक्सीनेटेड हैं टोटली। ये स्मूदी और ये हम छत पे तकरीबन हर हफ्ते 2 से 3 किलो पत्ते तोड़ लेते हैं। ये लेटस है, अब मौसम के हिसाब से पालक और चौलाई है, ये सब हम करते रहते हैं। और एक बड़ी गलत धारणा है कि वीगन लोगों को कहाँ से ये जिंक मिलेगा, कहाँ से विटामिन डी मिलेगा, उनको नॉन वेज, ये सब आप बड़े आसानी से, अगर डाइट की नॉलेज सही है, डाइटिशियन आपकी सही है, बड़े आराम से ये वीगन फूड से पूरा कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट, ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। इवन सभी वायरसेस, और ये एक स्टडी नहीं, ये मिनी रिव्यू है कई स्टडीज़ का। तो प्लांट बेस्ड डिजीज डाइट से देखा गया कम्युनिकेबल डिजीज, वायरल डिजीजेज कम होती हैं और जल्दी ठीक हो जाती है अगर हो जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है इम्यून सिस्टम पे, इसलिए हम फास्टिंग यूज़ करते हैं। ये देखिए सारे एंटी कैंसर, एंटी DNA रिपेयर, सब मतलब एक तरह से आपकी एजिंग को रिवर्स करना है तो फास्टिंग जरूर कीजिए। सभी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर से बचता है। अब बात करूँगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, थोड़ी सी स्पीड में पढ़ाऊँगा, ये आपके बच्चे बहुत कॉमन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? इसमें बच्चे बड़े दोनों इंक्लूड हैं, और ये 90% इंडियंस और वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बात करूँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही जी रहे हैं। मोटापा, चर्बी आपके एब्डोमेन के आसपास, BP आपको है या आप उसकी दवाई ले रहे हो, शुगर आपको है उसकी दवाई ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल में ऊपर नीचे आपका है, तो समझ लो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हो। और एक स्टडी है कि देखिए कितने बच्चे मोटे, और 70% 10 साल से छोटे बच्चे, दिल्ली के स्कूल्स में स्टडी आई थी कि भाई वो ओबीज हो गए हैं। तो अपने बच्चों को ये गोलू मोलू देखिए आइसक्रीम खाते बच्चे मोटे, इनको दौड़ाइए, काम करने दीजिए। इन्फ्लामेशन, ओबेसिटी कैसे इन्फ्लामेशन देती है, अभी बात की थी हमने, लेप्टिन रेजिस्टेंस देती है, वो मोटा होने के बाद भी अपना खाना नहीं रोक पाता और इम्यून सिस्टम को खराब करती है। तो आपका प्यार अपने बच्चों के लिए जहर मत बनने दीजिए। सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इस पर पूरा डिटेल वेबिनार वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ। और मोटापा, शुगर आपकी बढ़ी रह रही है या इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन का टेस्ट जरूर कराइए, फास्टिंग इंसुलिन। IGF, IGR, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट और दूध से आ रहा है। इन्फ्लामेशन की मैंने बात कर ली है कैसे, और ईस्ट्रोजन, जीनोएस्ट्रोजन हम बात कर चुके हैं। ये सब हमारे इम्यून सेल्स, T सेल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स को खराब करते हैं और इनसे हमारी इम्यूनिटी बिगड़ती है। ये 7 मेजर कॉजेज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। पूरा डिटेल वेबिनार अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओबेसिटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डाइट की गलतियां जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्ट्रेस। देखिए कैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मोटापा हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है। अगेन ए रिसर्च पेपर इट सपोर्ट। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आई ऑलवेज से एक्सरसाइज इज द किंग, न्यूट्रिशन इज द क्वीन। ये दोनों एक साथ होंगे, किंग और क्वीन, तभी हमारा किंगडम हेल्दी और प्रॉस्पेरस रहेगा। तो सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक ये कुर्सी का प्यार है, जो सारा दिन बैठ के आप TV देखते रहते हैं। आपके बच्चे सारा दिन ये मोबाइल पे लगे रहते हैं आजकल खेलने की जगह, है ना। तो जितना टाइम अपने बच्चों को मोबाइल देते हो, मैंने बहुत देखा है क्लिनिक पे, बच्चा रो रहा है, ले यार मोबाइल ले ले। क्यों भाई, क्यों ले ले? उसको भगाओ, दौड़ाओ, खिलाओ। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से सारी बीमारी आती है, इम्यून सिस्टम खराब होता है। ये चिल्ड्रंस इम्यूनिटी एट रिस्क है। क्यों? कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शन हुई, जो कि एक बहुत ही रेट्रोग्रेसिव स्टेप था मेरे हिसाब से। बच्चे आपके धूप में नहीं जाते, कमरे में बंद रहे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। उसके बाद आप बहुत अच्छी अच्छी डिशेज उनको खिला रहे थे, हो गए सब मोटे, ओबीस, और मेंटल हेल्थ भी खराब हुई बच्चों की। फिजिकल एक्सरसाइज का इम्यून सिस्टम पे, ये बच्चे बड़ो दोनों के लिए लागू है। अपने आप पेट भी देख लीजिएगा एक बार अपना, साइज वेस्ट का। तो इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज इवन इन कैंसर, हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स,
और कैंसर पेशेंट को क्या बोलते हैं, लेट जाओ, बेड रिडन हो जाओ, उनको चलने कोई नहीं बोलते। बहुत ही कंपेलिंग लिंक मिला है, रिसर्चेस हुई हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे बॉडी के डिफरेंस, इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। बेसिक बात ये फिजिकल एक्सरसाइज हमारे इम्यून सेल्स को अच्छा काम करने पे मजबूर करता है, उनकी हेल्थ को बढ़ाता है। और सेडेंटरी बिहेवियर कैसे हमारे को सबसे ज़्यादा आप लोगों को खांसी जुकाम और ब्रोंकाइटिस का ही डर रहता है बच्चों में, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप बच्चे बाहर नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते। तो हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में पूरी सभी टाइप की एक्सरसाइज को कवर करते हैं। मैं खुद लाइव वेबिनार क्लासेस लेता हूँ, सिखाता हूँ, मैं डिज़ाइन करता हूँ किस बीमारी के लिए कैसा एक्सरसाइज रिजिम होना चाहिए, और इसी से फिर हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में बीमारियों को रिवर्स भी कर पा रहे हैं। मेरी बेटी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं हर जगह एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी फैमिली का, ये 4 साल की उम्र में 5 किलोमीटर रनिंग कर चुकी थी। इसको मैंने एक वर्ल्ड रिवर रन के लिए जो पैसा इससे जनरेट होना था रिवर्स की हेल्थ में करना था। मेरे इसका नानी घर है बटाला में ब्यास नदी के किनारे, तो ये ब्यास नदी के लिए इसने किया था, मैंने गंगा के लिए किया। ये आज भी डेली, इस साल इसने स्विमिंग सीखी, अब 6 साल की है, 800 से 1000 मीटर स्विमिंग करती है और योगा भी ये कर लेती है। स्ट्रेचेबल, स्ट्रेस, चिंता और चिता। अब आप बोलोगे बच्चों में, मैं बच्चों और बड़ों दोनों की इम्यूनिटी कवर कर रहा हूँ। बच्चे भी आजकल स्ट्रेस में और मेंटल हेल्थ इशू में जी रहे, खासकर एडोलेसेंट। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिंता जो है जिंदा शरीर को जलाती है, चिता तो मरने के बाद जलाती है। स्ट्रेस कैसे हमारी इम्यूनिटी खराब करता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। लेकिन एक्यूट स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। एक्यूट स्ट्रेस कभी कभी आप रोज लेना चाहिए। एक्यूट स्ट्रेस आप एक्सरसाइज के रूप में भी ले सकते हो, एक्सरसाइज भी एक स्ट्रेस है। ये देखिए कैसे लिखा है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कैसे हमारे इम्यून सेल्स को और अच्छा कर देता है। तो जो बच्चों को ना थोड़ी टेंशन दिया करो, उनको ऐसे नहीं कि भाई उनके बैग उठा के आप स्कूल की तरफ जा रहे हो, उनको इतना जो है ना प्यार देना, आपका प्यार उनके लिए जहर बनाना बंद कर दो। उनको कुछ काम करने दिया करो, जिम्मेवारी दिया करो। छोटे छोटे स्ट्रेस उनके लिए अच्छे हैं, चाहे एक्सरसाइज के रूप में दो, चाहे डाइट में रुको, कुछ ना बोलने को दो, और उनको अननेसेसरी चीनी मत खिलाते दो। और यही हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में स्ट्रेस मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्स में करते हैं। उसमें हम डॉक्टर गरिमा योगा सेशंस लेती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे हमारा बहुत रोल रहता है, कुंभक थेरेपी हम सिखाते हैं, उसके बाद वेरियस बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो रहा है। हमने बहुत से 5 बैचेस में हमने बहुत से लोगों की बीपी शुगर की दवाइयाँ छुड़ा दी। इवन कैंसर के पेशेंट्स जो 20-20 दिन 30-30 दिन जीवित रहने को बताया गया था, वो 2-2 3-3 साल से उसी कैंसर से लड़ते हुए हेल्दी जी रहे हैं हमारे साथ, इसी डाइट को फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम पर। और स्ट्रेस को सबसे पहले योगा मार देता है। योगा के कुछ आसन आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देते हैं। और ये मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी बेटी को हम लोग योगा के लिए प्रमोट करते हैं जब जब उसको समय मिलता है। वैक्सीन्स पे मैं शॉर्ट में रहूँगा। वैक्सीन्स एक जहर है, ये डिज़ाइन की गई हैं आपके बच्चों को परमानेंटली आपका वो बनाने के लिए। और वैक्सीन्स इतनी हद से ज़्यादा देने लग गए हैं अब तो कि मतलब कोई उसकी अति नहीं रहेगी। और ये फेमस पर्सनैलिटीज़ ने वैक्सीन्स के बारे में क्या क्या बोला था, इस पर पूरा वेबिनार में आपको भेज चुका हूँ वीडियो, क्योंकि समय कम है। तो वैक्सीन्स के बारे में बेसिक बात मैं कहूँगा। आजकल के जो अमीर है ना, रॉकफेलर्स, बिल गेट्स, ये सब लोगों की ना धारणा ये है, और भी अमीर लोग, JP मॉर्गन, जो बाहर के जितने भी फॉरेन के US और यूरोप के इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पे है। चाहे इसके लिए वो हजारों लाखों की पॉपुलेशन पे कोई भी इम्पैक्ट करते हैं। वो यही कोविड के दौरान भी हुआ। बिल गेट्स शुरू से बोल रहे हैं ना, बिल गेट्स का क्या बैकग्राउंड है वैक्सीन और मेडिसिन का, क्यों वो इतना पैसा थ्रस्ट कर रहे हैं ज़बरदस्ती। और मिलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन पे, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं, बच जाएंगे। हमारे कोसी रिवर के पास इन्होंने वैक्सीन सप्लाई की थी, जहां पोलियो केसेस अचानक से 46,000 केसेस आ गए। इनकी वैक्सीन में ऐसे रेट थे। अफ्रीका में बहुत सी जगह इनफर्टिलिटी की वैक्सीन इन्होंने दे दी है, HPV बोल के। तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, लेकिन खुल के सामने कोई आता नहीं है, आ नहीं सकते, डरते हैं। तो बिल गेट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इनका मानना है कि यूजेनिक्स यानी क्लीनिंग ऑफ ह्यूमन रेस, ये बोलते हैं। ये वसुदेव कुटुंबकम की बात नहीं करते जैसे G20 में मोदी जी कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि एशियन पॉपुलेशन, अफ्रीकन पॉपुलेशन, गरीबों का जीने का कोई हक नहीं है। यूजेनिक्स कीजिए ह्यूमन रेस को, और ह्यूमन अर्थ के ऊपर जो पॉपुलेशन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है उनको खराब कीजिए। इंडियंस इसीलिए गुस्सा है इनसे
ये बहुत सारी अपने फाउंडेशन के हिसाब से ये, और जितनी पॉलिसी मेकिंग है ये लोग रिगर्ड कर देते हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को पैसा दे के बोलते हैं कि भाई हम तो यहाँ आ रहे हैं, और जो वैक्सीन कभी भी नहीं होनी थी अननेसेसरी उसको आगे ले आते हैं। देख लीजिए आपके सामने कितना कुछ है। और अब ये खुद उन्होंने बोला है कि जीन एडिटिंग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इस तरह के जानवर आपके सामने देखिए, शक्ल गाय की, बॉडी हिरण की, पता नहीं क्या ही बनने वाला है। और जीन एडिटेड प्रोडक्ट्स, आज की डेट में मैं अपनी छत के लिए देसी बीज ढूंढने जाता हूँ, मुझे मिलता नहीं है, हाइब्रिड बीज ही मजबूरी में लेने पड़ते हैं। तो ये लोग थ्रस्ट कर रहे हैं कि वन एग्रीकल्चर फॉर द होल वर्ल्ड, इस तरह के ये इन्होंने बहुत सारे फार्म लैंड्स खरीद लिए हैं, और ये जीन एडिटिंग करके हमें हमारे खाने को भी इस तरह से कर देंगे जो जीएमओ क्रॉप होगा। और एक बात बता दूं, जो आप मॉडर्न वीट खा रहे हो वो भी एक जीएमओ क्रॉप था, है। 1960 में डगलस बॉरलैंड, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने सारे वीट के बीज, मॉडर्न वीट यहाँ ले आए जो ज़्यादा पैदावार दे, बड़ा बीज दे, बट उसके साथ साथ ही बीमारियां भी बढ़ती गई जब से वो वीट आया। और सबसे ज़्यादा तो वीट बाउल कहाँ पे? पंजाब। वैक्सीन्स, इसीलिए अब आपकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो फ्लू बोलते रहते हो, इसमें देख लो क्या है, डिसीजन खुद ले लेना एज ए पेरेंट आप। मैंने तो ले लिया, मेरी तो दोनों बेटियां अनवैक्सीनेटेड है। फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एक नॉन कार्सिजन है। थाइमोसरल जो बनता है पारे से, ये एक ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड है। एल्युमिनियम सॉल्ट्स जो मैंने पहले बताया कि कैसे कार्सिनोजन है एल्युमिनियम। उसके साथ साथ जेलेटिन, वो भी एनिमल प्रोडक्ट आया। एंटीबायोटिक्स, नियोमाइसिन और बहुत से, ये सब आपके खून में सीधा इंजेक्ट किया जा रहा है आपके बच्चे के। तो आपकी इम्यून सेल्स कैसे, आपको लग नहीं रहा कैंसर कॉमन क्यों हो गया, क्यों इतनी हार्ट डिजीज हो रही है, क्यों यंग डेथ्स हो रही है कोविड वैक्सीन के बाद। मैं भी कोविड वैक्सीन मुझे भी नहीं लगी, ना मेरे पेरेंट्स को लगी है। तो सोच के देखो क्या डिसीजन आपने लिया। और ये सब रिसर्च है कि कितने हाई इनकम कंट्रीज कैसे मानती है, यूएस सबसे ज़्यादा, कि वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, वैक्सीन से नुकसान ज़्यादा है। और जो लोग ये बोलते हैं उन्हें एंटी वैक्सर्स बोल देते हैं। हम लोगों को बोल देते हैं कि हम लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनकी वैक्सीन इतनी कारगर है तो हम जैसे लोगों से जो अनवैक्सीनेटेड है क्यों डरते हैं फिर? अगर आपकी इतनी कारगर है तो ये छोटा सा बैक्टीरिया वायरस क्या आपको उखाड़ लेगा हम लोगों से? और हमारी तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है। और हमारे बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड रहते हैं, ये थ्योरी नहीं है, ये रिसर्च है। मेरी बेटी को 8वें महीने पे मीजल्स हो गया था, 9वें महीने पे मीजल्स की वैक्सीन लगती है। मुझे पता ही नहीं चला कब आया और ठीक भी हो गया 3 दिन के अंदर। जितनी बच्चे की यंग एज है, जब ये इन इन्फेक्शियस डिजीज जो वन टाइम होती है ज़िंदगी में, इनसे एक्सपोज होते हैं, उतने ही जल्दी वो ठीक होते हैं, उतने ही कम उनको कष्ट उठाना पड़ता है। और उनके बनिस्पत अगर एडल्ट्स में ये बीमारियां आ जाएं, आप वैक्सीन तो दे देते हो बचपन में, 10-15 साल वो उनको इससे अवॉइड कर देती है। तो मीजल्स और चिकन पॉक्स आप देख रहे हो 10th या 12th क्लास के बच्चों को एग्जाम टाइम पे बहुत होता है। इसलिए होता है क्योंकि पहले 10-12 साल तो वैक्सीन ने उनको थोड़ा सा उससे हर्ड इम्यूनिटी देके बचा लिया। लेकिन होना तो है ही ना जिंदगी में एक बार, जब होता है तो बहुत ही कष्ट में होता है, बड़ी उम्र में, और देर भी लगाता है ठीक होने में। या आप लोग भी अपने आसपास नोट करके देखना, जितनी उम्र कम होती है बच्चे की उतनी जल्दी ठीक हो जाता है। ये देखिए जॉन हॉपकिंस की स्टडी, ये देखो, मोर सिवियर इन एडल्ट्स कंपेयर टू चिल्ड्रन। चिकन पॉक्स हो चाहे मीजल्स हो, कोविड के दौरान भी बच्चे जल्दी ठीक हुए, पता भी नहीं चला। तो क्यों उनको उनके शरीर में हम वैक्सीन खोल के जहर दे दें उनको? अच्छा है छोटी उम्र में एक्सपोज हो जाए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोविड-19 में भी ये देखिए, जब ये वैक्सीन इतनी प्रचलित नहीं थी ना, तो लोग मीजल्स पार्टी किया करते थे। किसी के बच्चे को मीजल्स होता था तो माएँ उनके बच्चों को सबको इकट्ठे ले आती थी और पार्टी करती ताकि सबको मीजल निकल जाए एक हफ्ते में, क्योंकि होनी तो है ही एक डिजीज। ऐसी चिकन पॉक्स मीजल्स पार्टी हुआ करती। और एक साइंटिफिक फैक्ट भी, अभी कभी आप सोच के देखो, हमने आज तक सिर्फ एक ही डिजीज को एरेडिकेट किया है और वो है स्मॉल पॉक्स। पता है क्यों? क्योंकि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए काओ पॉक्स, जो गाय में पॉक्स होती थी, उसका जो वायरस था वो लिया। यानी कि वो सेम वायरस नहीं था, वो सिमिलर वायरस था। होम्योपैथी का प्रिंसिपल भी यही है, लाइक क्योर्स लाइक। सेम क्योर सेम नहीं है। अगर आप सेम बैक्टीरिया वायरस दोगे तो वो होती है आइसोपैथी। ये वैक्सीन, दुनिया की एक ही वैक्सीन ऐसी थी जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स पे बनी थी, वो थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और सिर्फ एक ही बीमारी को हम घोषित कर पाए आज तक, इरेडिकेट। तो थोड़ा जो लोग यहाँ साइंटिफिक बेंड से हैं, जो साइंस की बैकग्राउंड रखते हैं, जो डॉक्टर्स भी हों यहाँ पे, डाइटिशियंस हो, सोचिएगा कि सिर्फ एक ही होम्योपैथिक प्रिंसिपल पे जो आज की वैक्सीन है, ये सब आइसोपैथी है। आप सेम वायरस लेते हो, उसी के कुछ पार्ट्स या उसको डीनेचर करते हो और वैक्सीन में मिला के आपको इंजेक्ट करते हो। इस बात पे हम होम्योपैथी में
एक टर्म यूज़ करते हैं वैक्सीनोसिस, जिसके बारे में डॉक्टर जे कॉम्पटन ब्रंट ने आज से 150 साल पहले किताब लिखी। और इनका मानना था कि कई बीमारियों में हम ठीक नहीं कर पाए या बीमारी का इम्प्रूवमेंट रुक जाता है तो हमें वैक्सीनोसिस के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, थुजा है, सिलीशिया है, और भी हैं, ट्यूबरकुलिनम है, जो वैक्सीनोसिस के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो हमें आज भी हम देख रहे हैं, हमें ये अपने क्लिनिक्स पे भी यूज़ करनी पड़ती है। और इनका ट्यूमर से साफ लिंक है। डॉक्टर बर्नर्ड ने ये बहुत फेमस होम्योपैथिक रहे हैं जिन्होंने कैंसर के फील्ड में काम किया। तो कितना क्लोज लिंक है वैक्सीन का कैंसर के साथ। और एंटीबायोटिक्स मतलब आप एक मक्खी को मारने के लिए तोप चलाते हो। अब आपके सामने देखो, जब जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तब तब आप अपने गट माइक्रोबायोम को ख़राब करते हो। और वो गट माइक्रोबायोम 15 दिन 20 दिन बाद वो ठीक होने लगता है, तभी आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन होने लगता है एंटीबायोटिक लेते। और जब तक वो दोबारा ठीक होने लगता है तब तक दोबारा आपका बच्चा बीमार हो जाता है, फिर से एंटीबायोटिक। तो धीरे 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 करके, जैसे मैंने पहले बताया, आप गट माइक्रोबायोम को नष्ट कर देते हो। और 90% इम्यूनिटी तो वहीं पे है। ठीक है, कुछ रिसर्चेज हुई, ये इंडियन स्टडी है, 80% जो खुद बच्चे जानते हैं, मेडिकल स्टूडेंट, फिर भी ले लेते हैं एंटीबायोटिक, कि ये नुकसान है। डेंटल प्रोसीजर में बताया गया है 80% एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब, ये एम्स की भी एक स्टडी हुई थी कि 80% एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो अननेसेसरी है, नीड ही नहीं है, इसलिए जुडिशियसली यूज़ होना चाहिए। और एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगी, मतलब ये बैक्टीरिया, वायरसेस इतने इन लोगों से, इनको इतनी एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ा। और वायरल डिजीज में हम एंटीबायोटिक क्यों देते हैं मुझे नहीं समझ आता आज तक। तो ये बैक्टीरिया अब इनसे, और अब हमारे पास 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है, कुछ सिफिक्सिमिन, उसके बाद हमारे पास अभी तक एंटीबायोटिक ही नहीं, और पता नहीं कब तक आएगा। तो जब सीवियर इन्फेक्शन होगी, कभी मान लो जरूरत पड़ जाए, तब हम कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके बैक्टीरिया तो ऑलरेडी इनसे आदी हो गए। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जांच के आपको जानना चाहिए, कुछ ब्लड टेस्ट आपको बुखार में कराने चाहिए। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, चूज़ फॉर ऑप्शंस जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे, होम्योपैथिक प्रिंसिपल पे हो, जिसको आप लोगों ने ऑल्टरनेटिव थेरेपी बोल दिया। ये आपकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए ट्रीटमेंट। अगर इनसे नहीं ठीक हो, सिवियर है इन्फेक्शन, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। और थोड़ा कष्ट खुद भी सही है, बच्चों को भी सहने चाहिए। जो गट माइक्रोबायोम को ख़राब कर लेते हो आप एंटीबायोटिक लेके। और साथ साथ ही जो जानवर का आप मीट वगैरह खा रहे हो, एक और जो अभी हमने एथिकल बात की, उसके साथ साथ एक और बात, जो जानवरों के प्रोडक्ट आप खा रहे हो, उसमें दुनिया में टोटल एंटीबायोटिक सेल्स का 70% यहाँ जाता है जानवरों में। आप जितनी भी आपके अंडे, मुर्गी, उसके बाद दूध के प्रोडक्ट, इन सबको एंटीबायोटिक दिया जाता है। और ये ज़्यादातर एक्सपायर्ड होता है, जो ह्यूमन से एक्सपायर होकर वहाँ जाता है। तो अगर आप एनिमल प्रोडक्ट कट डाउन करते हो तो अननेसेसरी, ना चाहते हुए जो एंटीबायोटिक आपके अंदर जा रहा है दूध के जरिए, बाकी चीज़ें, वो एंटीबायोटिक अंदर नहीं जाएगा। ICMR की स्टडी बोल रही थी कि 50% से ज़्यादा ऑलरेडी एंटीबायोटिक इन्फेक्शन मतलब इससे हो गए। तो ये तो स्टडी, अब मैं जो भी आज वेबिनार किया इसका, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं एक जगह समराइज़ कर देता हूँ। वेस्टर्न डाइट, ऐसी डाइट जो गट माइक्रोबायोम को ख़राब करती है। वैक्सीनेशन, जो मैंने अभी बताया। बार बार इन्फेक्शंस होना, जिसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो आप। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अपने बच्चे को गोलू मोलू मोटा मत बनाओ, फिर मत पूछना। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जो मैंने बताया, जो खाना आप खा रहे हो, जो दूध आप पी रहे हो, जो डेयरी प्रोडक्ट, जो जीनोएस्ट्रोजन, ये सब आपको सिस्टमिक इन्फ्लामेशन देता है। जितने टाइम आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रहोगे, उतना टाइम आपकी बॉडी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में रहेगी, उतनी आपकी ये जो बोन मैरो इम्यून सेल्स बनाती है कम बनाएगी, ख़राब बनाएगी, उसमें जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे, उतने ही आपको ट्यूमर्स, कैंसर्स ज़्यादा होंगे। और मैंने ये देखा है 90% कैंसर केसेस में आपको 10-15 साल पहले की शुगर की बीमारी मिलती है, भले ही वो दवाइयाँ ले रहे हो और कंट्रोल में भी रख रहे हो, तब भी। ये डायग्रामेटिक, बच्चा पैदा हुआ, वेजिनल डिलीवरी करने की कोशिश होनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं ताकि उनको वेस्टर्न डाइट हटाएं और वीगन डाइट पे आएँ। हेल्थ केयर, हम जैसे लोगों को जुडिशियल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए, और आप एज ए पेरेंट्स आपकी डिसीजन भी ऐसी होनी चाहिए। स्क्रीन टाइम को कम करके बच्चों को खेलने कूदने भेजिए, उनको प्रॉपर रेस्ट दीजिए, तब जाके उनकी इम्यूनिटी सही होगी। यही हार्वर्ड मेडिकल की वेबसाइट पे आप देखेंगे यही चीज़ें हैं। ओल्ड एज में हमारी ख़राब होती है, तो अपने आप को यंग रखें, एक्सरसाइज वगैरह करके, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से बचें, जो हमने जीनोएस्ट्रोजन की बात की, एक्सेसिव वेट मत होने दें, अपने न्यूट्रिशन को पूरा रखें, जो विटामिन और मिनरल्स की बात की, क्रॉनिक डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह को ठीक रखें,
क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस से बचे, जो मैंने बोला, और थोड़ा सा एक्यूट मेंटल स्ट्रेस लें, बच्चों को दें, और स्लीप और रेस्ट को वो करें। इसी सब का लेखा जोखा, इतनी रिसर्च जो हमने तकरीबन अब हर बीमारी के पे डिटेल्ड वेबिनार और स्टडी कर ली है, और सब वीडियोस हम डाल चुके हैं। अब रिपीटिशंस भी शुरू हो चुके हैं, बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज सबको लेके। और इसी के लिए होलिस्टिक प्रोत्साहन प्रोग्राम हमारी टीम चलाती है। हम 3 महीने के लिए बैचेस बनाते हैं, इसमें 12 वीकली वेबिनार होते हैं ऑनलाइन। उसमें आपको लाइव एक्सरसाइज मैं और डॉक्टर गरिमा करके दिखाते हैं। बहुत सारी हम वीगन रेसिपीज़ देते हैं, वीगन दूध कैसे बनाना है वो सिखाते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप में से कोई नहीं करता, कुंभक को कैसे यूज़ करना है अपनी बीमारी से लड़ने के लिए, फास्टिंग करने की सही टेक्निक क्या है, जो आप व्रत रखते हो बिल्कुल गलत रखते हो, ये सब हम इस प्रोग्राम में इंक्लूड करके 3 महीने तक बैचेस बनाते हैं। हम 5 बैच ऑलरेडी कर चुके हैं, 6ठा बैच हम इंडक्ट करने वाले हैं 15 अक्टूबर। तो आप में कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो एनरोल करने के लिए, ये एक पेड प्रोग्राम होता है। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह बाकी डिटेल्स हम दे देंगे। और हम इस बार अर्ली बर्ड ऑफ़र भी चला रहे हैं कि ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट रहेगा, जो पहले 15 दिन में हमें बता दें। और हमारी, अब मैं डॉक्टर गरिमा को इनवाइट करूंगा, जो हमारी डाइट कंसल्टेंट हैं, जो मेरी बहुत हेल्प करती हैं हमारे क्लिनिक के केसेस के लिए भी और प्रोत्साहन प्रोग्राम के लिए भी, कैसे हम कैंसर्स को भी डाइट से बहुत लिमिटेड वे में उसको रोक पा रहे हैं, लिमिटेड कर पा रहे हैं और ठीक कर पा रहे हैं। एंड दिस इज़ द होल प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड। यस यस यस। सोडा, स्वीटन जूसेस, ये जो पैक जूसेस की हमने बात की थी अभी, डॉक्टर जयंत ने बताया, योगर्ट्स जो मिलते हैं मार्केट में, कैंड सूप्स, पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर्स, चिकन नगेट्स, ये सब, इनको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मतलब मेनी स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग, नॉट जस्ट 1 or 2 स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। तो उसमें ये पाया गया कि उन्होंने 2 कैटेगरीज ली, एक 3 to 5 इयर्स के एज के बच्चे और एक 12 to 15 इयर्स एज के बच्चे। तो उन्होंने ये कंपेयर किया कि जो बच्चे 3 to 5 इयर्स की एज में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कम खा रहे हैं और जो बच्चे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, उनमें कंपैरिजन ये था लोकोमोटर स्किल्स होते हैं ना आपके, भागना, कूदना, दौड़ना, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, साथ में मेंटल एजिलिटी। तो जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 217 कैलोरीज अपने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ले रहे हैं एवरीडे में, उनका लोकोमोटर स्किल्स बहुत कम था कंपेयर टू जो बच्चे ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं। ये हुई 3 to 5 इयर्स कैटेगरी की बात। उसके बाद उन्होंने एक कैटेगरी पे और काम किया, 12 to 15 इयर्स ओल्ड, जिनकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्ट फिटनेस के लिए, वो भी हमारे फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर पैरामीटर्स जो हमारे डिसाइड करते हैं, उसमें भी उन्होंने सिमिलर फाइंडिंग देखी कि 273 कैलोरीज ग्रुप बनाए, जो एक बच्चे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के थ्रू 273 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ऑन एवरीडे बेसिस, उनकी हार्ट हेल्थ, उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ वाज वेरी पुअर कंपेयर्ड टू किड्स इस कैटेगरी में जो ये नहीं खा रहे हैं या जो ये कम से कम अपनी डाइट में एवरीडे बेसिस पे ले रहे हैं। सो यहीं से हमको ये समझ में आना चाहिए, दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू गिव नेचुरल फूड टू योर किड्स। कितना इंपॉर्टेंट है कि हमको जितना दूर रहें इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से, वो अच्छा है। अभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमने जाना कि ये किस तरीके के फूड होते हैं, इनकी कैटेगरीज होती हैं। देखिए, हर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में ना 3-4 तरीके की कैटेगरी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होती है, और सिर्फ कैटेगरी ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के अंदर और बहुत मतलब वन कैटेगरी, जैसे प्रिजर्वेटिव कैटेगरी है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सॉल्ट, आपका सॉल्ट, शुगर तो है ही, उसके अलावा देयर आर मेनी अदर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। फ्लेवर्स डालने के लिए वी यूज अनदर सेट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। देन कलर्स को कलरफुल बनाने के लिए, उसको टेक्सचर देने के लिए, जैसे एमल्सिफायर्स की बात की, another set of preservatives and you know this thing। तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए, अब जैसे हम ब्रेड की बात करेंगे, ब्रेड बहुत कॉमन आइटम है ना हमारे घरों में, डाइट में, स्पेशली किड्स बहुत पसंद करते हैं। सैंडविचेस हुआ या अदर चीजें मेड विद ब्रेड, आपके ब्रेड रोल्स, ब्रेड पकौड़े एंड एवरीथिंग। वो ब्रेड में
4 कैटेगरी ऑफ प्रेजर्वेटिव्स ये डाला है, प्रेजर्वेटिव 4 कैटेगरी, और उस हर एक कैटेगरी के 2 से 3 जो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऐसे 2 से 3 केमिकल्स। तो जस्ट इमेजिन दैट 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड दैट यू आर ईटिंग, उसके अंदर कम से कम आप एक साथ 16 प्रेजर्वेटिव्स खा रहे हैं। तो देन सी यू हैव टू डिसाइड। अब हम उसको कंपेयर करें, अगर आप ब्रेकफास्ट में 2 फ्रूट ले रहे हैं या 1 फ्रूट ले रहे हैं, चलिए, और उसके साथ में आप अपने घर पे ही पका हुआ खाना जिसमें अनाज है, प्रोटीन है, स्प्राउट जैसे हमने बात की वो है, और वहां पे हमने खाया ब्रेड का खाना, तो एक तो आपने अपने आप को प्रेजर्वेटिव से और इन चीजों से कितना दूर कर लिया अपने आप ही, एंड प्लस जो उसमें कोई न्यूट्रिशन जो आपको जा नहीं रहा है ब्रेड में, उसका आपने न्यूट्रिशन कंटेंट कितना बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब जैसे ब्रेड में क्या है, क्या प्रोसेस्ड फूड जो हम बात कर रहे हैं, ये क्यों हम कहते हैं नहीं खाना है, नहीं खाना है। 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी। दे आर लो इन न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली। फाइबर के नाम पे उस प्रोसेस्ड ब्रेड के अंदर कितना फाइबर है, हम प्रोसेस्ड जूस जो पी रहे हैं उसके अंदर कितना फाइबर है। सो दे आर लो इन न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड ऑल कुछ नहीं है। देन इट मेक्स आवर किड्स फैट। व्हाई डज इट मेक आवर किड फैट? बिकॉज शुगर में हाई होता है। ऑल योर ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया, 5-6 स्टेजेस होती हैं उनकी, और उसमें वो बिल्कुल मिनरल एंड फाइबर डिवॉइड होते हैं। दे से दे आर रिच इन फाइबर। हाउ आर दे रिच इन फाइबर? उनका जो भी फाइबर कंटेंट है वो तो ड्यूरिंग दैट हीटिंग के दौरान वो डीनेचर हो जाता है। वो सिर्फ हाई फैट हाई शुगर का सोर्सेज बन जाते हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों हम ऐसा हो रहा है, दैट लाइक डॉक्टर जयंत एक्सप्लेन कि हम ओबेसिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आवर किड्स आर नॉट फिजिकली एज एक्टिव एज वी वर। हम लोग आई स्टिल रिमेम्बर, हम लोग जब अभी कभी कजिन्स मिलते थे या वैसे भी ऑल्सो क्या करते थे, खेलते थे, कूदते थे, कोई अपना बाहर गली में जाके गेम्स खेल रहे हैं, खो खो, कबड्डी, ये चीजें खेल रहे हैं। आजकल के बच्चे जब कजिन्स क्या मिलते हैं, सब मिलके लेके गैजेट्स लेके और वीडियो गेम खेलते हैं उसके ऊपर। So you have to imagine the kind of difference that we are introducing our kids to. और फिर उसके बाद overeating, obviously leptin resistance आती है, high sugar makes our brain function like that only, कि और खाना चाहिए और खाना चाहिए। और उसके बाद they are high in trans fats. Trans fats क्या होते हैं? The food fats that are not containing any nutritional value, और ये processed vegetable oil से बने होते हैं। जैसे कि जो भी आपका ऑयल लिया उसमें और हाइड्रोजन ऐड कर दिया उसको स्टेबल करने के लिए, तो हाइड्रोजनेटेड फैट ऑयल जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन का। जब भी हम इन्फ्लेमेशन हम देखते हैं बॉडी में, हम सबसे पहले यही एज अ मेरा ये सवाल होता है कि आप बिकॉज देखिए हम जो भी ऑयल करें, कितना भी अच्छा ऑयल यूज करें, दे आर ऑल प्रोसेस्ड एट सम स्टेज और द अदर। तो उसमें भी फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑयल हम लें, कौन सा नहीं लें। जो हमारे क्लोज टू हमारे रीजन है, जो क्लोज टू हमारे नेशन है, वो वाले ऑयल्स यूज करें। उसमें भी कैटेगरीज हैं, हाई बर्निंग पॉइंट के फैट यूज करें। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी ट्राई एंड inculcate in our diets that we make. So हाई इन ट्रांस फैट्स वगैरह मैंने आपको बताया। देन एडेड शुगर रहता है उनमें। So see these are the certain things कि जो हमको ये समझ, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स कितने ज्यादा रहते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। तो ये आपको कहीं से भी न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। व्हेन वी आर थिंकिंग कि हम मूसली खिला के बच्चे को सुबह स्कूल भेज रहे हैं, उसमें हम हनी डाल के उसको दे रहे हैं, दैट इज नॉट एन आइडियल ब्रेकफास्ट या आइडियल लंच। और दिस थिंग ऑल्सो आपका डिनर में भी अभी क्या आता है कि हम कुछ रहते हैं ना, बच्चे की डिमांड होती है घर पे भी, वी आर सो बिजी दीज डेज कि हमें भी लगता है चल कन्वीनियंट फूड इज बेटर देन एक बार एक पिज्जा मंगवा लिया या बर्गर मंगवा लिया, थिंग्स लाइक दैट। सो सी दिस इज वेयर वी आर एक्सपोजिंग आवर किड्स टू प्रॉब्लम्स। अब जैसे मैंने कल अपनी शुगर वाली वीडियो में भी एक बात कही थी कि WHO की गाइडलाइंस जो कहती है कि हमको ये जो आर्टिफिशियल शुगर है, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ आवर डाइट। लेकिन ये अगर हमने 1-2 स्लाइस ब्रेड का खा लिया, हमने एक बर्गर खा लिया, या फिर हमने साथ में ऊपर से और शुगर, जैसे कि चीनी तो है ही, उसके साथ साथ में हमने जैसे हमारे जो दूध को मीठा बनाने के लिए हम ऊपर से स्वीटनेस डाल रहे हैं और हम उसका बहुत ज्यादा अमाउंट अपनी डाइट में, एक दिन की डाइट में ही ले लेते हैं, जितनी रिकमेंडेशन है उससे भी ज्यादा। तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ the sugar exposure, the kind of inflammation we are exposing to our body, our kids body on everyday basis. So these are the things जो हमको समझना है कि हमको क्यों we should
bend more towards natural foods rather than artificial foods. तो ये बात हुई. अब खाने की प्लेट में आपको क्या मेक श्योर करना है when you're giving your food kids food to eat. मैं हमेशा बच्चों की स्पेशली केसेस में जब डाइट बनाती हूँ उनको ये बोलती हूँ there should be a rainbow on your plate because कलर्स है ना, रेनबो on your plate. अब ये रेनबो कहाँ से आएगा आपकी प्लेट में? From all your fruits and vegetables and your nuts and seeds, क्योंकि कितने कलरफुल होते हैं ना. आपने एक बीट रूट रखा, आपने कैप्सिकम की कुछ फॉर्म रखी, आपने आपके पर्पल वेजिटेबल्स हुई, आपके कैबेज हुआ, आपका लाइक वी टॉक्ड, और तो टमेटो हुआ. सो मेक योर प्लेट कलरफुल, मेक योर प्लेट ऐसे, उसमें इतने 6-7 कलर्स होने चाहिए लाइक अ रेनबो, और वो सिर्फ हमको अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ही आएंगे. एंड इट्स नॉट दैट इजी. वी हैव डिफिकल्ट, आई मीन वी हैव हैड किड्स इन प्रोत्साहन प्रोग्राम जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया है ऑन द डाइट्स दैट वी टेल देम, एंड दे डोंट फील दे आर लैकिंग समवेयर इन टेस्ट, जो बच्चों के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. देखने में बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे पहले अपने खाने को देखता है कि अगर उसे अच्छा लग रहा है या नहीं, तब वो खाएगा. सो टेस्ट हुआ या वो हुआ, they are very well taken care of with our whole grains हुए and with our, अब देखिए सफेद हम बोलते हैं हर चीज से दूर रहिए, और अब हम अपने इंडिया मिलेट्स की बात करें, कैसे सब कलर्ड होते हैं ना. रागी हमारी ब्राउन कलर की होती है, इट गिव्स यू अ ब्राउन कलर. तो अब जितना प्रोसेस्ड है उतना सफेद है, और जितना नहीं है वो उतना कलरफुल है. सो ट्राई एंड ब्रिंग दैट कलर टू योर प्लेट. And there are many measures that we can take. जैसे recently, we were invited to a birthday party, जहाँ पे उनका एक उन्होंने एक वो रखा था, please no plastic in your gifts or in the bags that you are giving or in anything. और उन्होंने अपने घर पे भी, it was everything was, there was no plastic in your cutlery. The cake was homemade from a homemade baker, and खाना भी उन्होंने घर पे बनाया था. There was no pizzas and burgers and this and like that. तो क्या होता है, बच्चे औरों को देख के कि अच्छा उसने ऐसे किया, उसको देख के और इन्फ्लुएंस होते हैं कि it's not something that only your parents are forcing you to do, others are also doing it. So this is the kind of change we should try and bring, और इस तरीके से हमको करना चाहिए. फूड्स डॉक्टर जयंत ने आपको बताया, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, वही सब. I will not repeat that again, you already know about that now. So this is how we intend to work in Protsahan programs, and this is how we intend to bring up our kids at our homes. So it's not difficult. I have a 13-year-old daughter जिसको मैं इसी तरीके से I try to give her, and अब उसके mindset में वो हो गया है, that program set हो गया है कि अच्छा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, नहीं करना है. So this is like that. Yeah. Thank you, Dr. Garima. Neelam. Okay, Rashmi ji, please, आप go ahead. हाँ जी, रश्मि जी प्लीज. सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी. सर सबसे पहले थैंक ये सब शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. गीत की प्रॉब्लम्स आपको पता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसको कितना कैलोरी इनटेक करना चाहिए डेली, और कितना कैलोरीज बर्न करना चाहिए अपने एक्सरसाइज के थ्रू. कैलोरी इनटेक के लिए गीत पहले मैं बताना चाहूंगा सबको. मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपका थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है. पहले बताना चाहूंगा, गीत हमारे साथ बैच 4 में थे. ही इज़ ए किड फॉर 9 years. उनको बचपन से ही एक लंग सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा था. उनका एक पार्ट लंग का नहीं है, और साथ ही साथ रिकेट्स की प्रॉब्लम भी रही. तो उन्होंने बहुत अच्छे से डाइट भी की. अब कैलोरीज की बात करेंगे अगर इसमें, तो टोटल कैलोरी इनटेक आई वुड से कि 1800 to 2000 के बीच में होना चाहिए, और उसको बर्न करना चाहिए उसको 300 to 500 के बीच में, और उसको साथ में सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है ऑन नेकेड स्किन. आप अनम्यूट कर सकते हैं रश्मि जी, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज. हाँ जी, थैंक यू सर. और सर वेट उसका पहले 43 था, अब 37 हो गया है. बहुत अच्छी बात है. बस वो जो आपको हमने बातें सिखाई हैं उसको कंटिन्यू करते जाइए, एंड फील फ्री टू कनेक्ट टू अस एनी टाइम यू नीड हेल्प. थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर गरिमा. यू वेलकम मिसेस सेठी. थैंक यू. हेलो. हाँ जी नीलम जी. हेलो. हाँ जी सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल. सर एक चीज बताइए कि हमको अपनी नॉर्मल हाउस कुकिंग में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए आज की डेट में?
ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि कोकोनट ऑयल यूज करो तो फिर लोग बोलते हैं उसका तो स्वाद इतना स्ट्रॉन्ग, इतना फ्लेवर इन वो होता है उसका, दैट फ्लेवर एंड स्मेल इज सो स्ट्रॉन्ग कि हम नहीं खा पाते हैं। सो आइडियली जो हमारा कुकिंग ऑयल होना चाहिए उसका बर्निंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें हमारे कुछ आते कोकोनट ऑयल इज वन ऑफ दैट, क्योंकि हम रीजनल ऑयल्स ही ज्यादातर रिकमेंड करते हैं, तो रीजनल ऑयल्स में कोकोनट ऑयल इज वन। और उसके अलावा आपके जो भी वेजिटेबल बेस्ड ऑयल होते हैं, जैसे कि, और कीप चेंजिंग योर ऑयल्स में मैं सबसे बड़ी बात ये बोलती हूँ कि एक ऑयल को स्टिक मत कीजिए, कि आप हमेशा एक ही ऑयल यूज कीजिए। जैसे मेरे पास ज्यादातर लोग आते हैं कि हम घी और मस्टर्ड ऑयल सालों सालों से यूज कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे नहीं करना है। यू हैव टू कीप चेंजिंग योर ऑयल्स, जैसे कि कभी आपने कनोला ऑयल थोड़ा सा यूज किया, और कभी मस्टर्ड ऑयल यूज किया, कभी आपने पीनट ऑयल यूज किया, फ्लेक्सीड ऑयल है अच्छा ऑयल यूज करने के लिए, कोकोनट ऑयल है, तो इस तरीके से कीजिए, ये सब ऑयल्स यूज कीजिए, प्लांट बेस्ड ऑयल यूज कीजिए और बदलते रहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम ऑयल में कुकिंग करते हैं ना, एक चीज को ध्यान रखना है, हम उस ऑयल को पहले इतना जला देते हैं कि वो एलडीएल, उसमें ऑक्सीडाइज एलडीएल एकदम से ही बन जाता है, हमने अभी तक तो कुकिंग शुरू भी नहीं की है। तो इसलिए धीमी आंच पे ऑयल को रखिए, थोड़ी देर तक बस उसको एकदम जलने मत दीजिए, और उसी टाइम पे बस अपनी उसमें वेजिटेबल्स डाल दीजिए। सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लाइक आई सेड, कीप चेंजिंग योर ऑयल्स, अपने ऑयल्स चेंज करते रहिए। बाकी सबसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स की बात करें तो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा रिसर्च स्टडीज हैं, दे प्रमोट 2 ऑयल्स, कोकोनट ऑयल एंड एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। So these are the 2 oils which we also generally recommend in our प्रोत्साहन program. ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। और मेरा एक दूसरा और क्वेश्चन था, जैसे डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने चाहिए, तो हमको सपोज 60 की एज के बाद जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए क्या खाना चाहिए? कैल्शियम सर अगर इतना जरूरी होता दूध, तो फिर तो हमारे देश में आर्थराइटिस होना ही नहीं चाहिए था कि नहीं। पंजाब में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस केसेस आते हैं, ठीक है। तो और कैल्शियम की जहाँ तक बात करूँ, मैं अपनी छत पे टमाटर लगाता हूँ, और मुझे ना, जब मैं टमाटर को ट्रांसप्लांट करता हूँ तो मैं एक कैल्शियम की गोली ज़मीन में दबा देता हूँ, क्योंकि पिछले साल मैंने उगाए तो टमाटर उगे, बड़ा हुआ, नीचे से उसका जो पार्ट है वो पूरा डेवलप नहीं होता है, ब्लैक हो जाता है। तो हर पौधे में उतना ही कैल्शियम है। और कैल्शियम के, प्लांट सेल्स की बात करूं, प्लांट सेल्स की वॉल में कैल्शियम बहुत होता है, तो ऑलमोस्ट हर प्लांट में उतना कैल्शियम मिल जाता है। ये सिर्फ एक मिथ है आप लोगों। मैं इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी दूध को हाथ नहीं लगा रहा हूँ 3 साल हो। तो ये सबसे पहले तो इस मिथ को हटाइए। और बल्कि रिवर्स स्टडीज पब्लिश हुई हैं हार्वर्ड की, वो ये बोलते हैं, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा अपनी नर्सिस को एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में लिया, 15 साल तक उनको ट्रैक किया। उनमें से कुछ थी वीगन और कुछ थी दूध यूज़ करने वाली, डेयरी यूज़। उन्होंने देखा जो डेयरी यूज़ करी थी उनको आर्थराइटिस ज़्यादा हुआ। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब आप दूध या एनिमल प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ये एसिडिक होता है नेचर में, आपके ब्लड के पीएच को थोड़ा ऊपर नीचे करता है। और कैल्शियम क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है, तो बेस बनाने के लिए बॉडी उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में ले आती है। तो दूध पीने से बल्कि आपका कैल्शियम ज़्यादा लॉस होता है, इंस्टेड ऑफ आपको जो ये मिथ है कि भाई कैल्शियम। और 1 गिलास दूध जितना कैल्शियम 1 कप ब्रोकली में मिल जाता है बड़े आराम से। सर जो भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ना, हमें पता नहीं होता, हमें हमेशा ये समझ में आता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां रिच सोर्सेज ऑफ आयरन और रिच सोर्सेज ऑफ अदर मिनरल्स एंड विटामिन। हरी पत्तेदार सब्जियां आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। उसके अलावा हमारा रागी, जो मिलेट्स हैं, हमारे अपने देश के जो मिलेट्स हैं, रागी हुआ, हमारे मखाने हुए, हमारे सेसमे सीड्स, तिल जो होते हैं, ब्लैक सीड्स, दे आर सच वेरी गुड रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें कि सिर्फ दूध की डिपेंडेंसी से ही हमें कैल्शियम है, तो ये सही नहीं है। वी हैव मेनी अदर सोर्सेज। तो चाहे 60 ईयर्स से ऊपर हो, चाहे बच्चे, अपने यंग बढ़ते बच्चे, उनको भी हम कैल्शियम नीड्स, जितनी हमारी 600 मिलीग्राम के करीब एक दिन की कैल्शियम नीड्स रहती हैं हमारी, वो हम आसानी से पूरी कर लेते हैं। 2 और पॉइंट मैं ऐड करूंगा। हमारे स्टमक में एक एंजाइम दिया गया रेनिन, ये हमारे को मिल्क को कर्डल करने देते हैं। ये सिर्फ 2 साल की उम्र तक हमारी बॉडी में रहता है, फिर खत्म हो जाता है। मतलब नेचर ने 2 साल का सिस्टम बनाया था, वो भी माँ का दूध पी ले तो कर्डल्ड। अब बच्चा जब उल्टी करता है वो कर्डल्ड मिल्क निकलता है, आप देखेंगे दही फटा हुआ निकलता है। आप लोग दूध पी के कभी उल्टी आ जाए, इंडाइजेशन हो, तो दूध ऐसे कैसे वापस आ जाता है? तो दूध डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बोन डिजीज में एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी हमारी 90% पॉपुलेशन को है, क्योंकि हम धूप में नहीं जाते। तो ओल्ड एज को हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, स्पेशली लेडीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मैं
फिर भी कहूँगा कि किसी तरह अपनी पर्सनल स्पेस में ऐसी जगह हो, चाहे आपके घर में धूप आती हो, कि आप कम कपड़े पहन के आपकी बॉडी का 50% हिस्सा कम से कम 20 मिनट के लिए एक्सपोज करेंगे तो भी विटामिन डी आपको मिल जाएगा। और इस एक्सपोजर के बाद एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि 2 घंटे तक साबुन से नहीं नहाना चाहिए धूप में जाने के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है जो हमारी स्किन में, उसको कन्वर्ट करती है विटामिन डी में। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम आएगा अगर आप धूप में रहेंगे तो उस प्रोसेस को पूरा होने में 2 घंटे लगते हैं। तो अगर आप साबुन से नहा लेते हैं तो उस फैट को धो देते हैं और फिर विटामिन डी कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज के इमीडिएट बाद, धूप के एक्सपोजर के इमीडिएट साबुन से नहीं नहाना चाहिए, थोड़ा वेट करके नहाना चाहिए, या पानी से आप धो लीजिए अपने शरीर को अगर पसीना ज़्यादा आ गया एक्सरसाइज में। ठीक है, ये डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो धूप में एक्सपोजर के बाद नहाना नहीं है साबुन लगा के। अभी पीछे डॉक्टर मैंने अपना बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट कराया था, उसमें मेरा स्कोर आया -2.4। तो मेरे को डॉक्टर साहब ने एक डेनोसुमैब करके एक इंजेक्शन आता है, हाँ जी, वो लगवाने के लिए बोला था। बहुत महंगा इंजेक्शन है। हाँ जी, वो बहुत महंगा इंजेक्शन है, करीब 20,000 रुपए का एक इंजेक्शन है वो। और उन्होंने वो बोला कि आप इसको 6 महीने में हर बारी लगवाइए, 2-3 बारी 4 बारी। ऐसे एक वंडर ड्रग लेके आती है कोई कंपनी, मॉलिक्यूल बेच लेती है और बाद में एक स्टडी आ जाती है कुछ सालों बाद कि इसका तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। तो वही हो रहा है इसके साथ भी। तो उससे बेहतर होगा कि आप विटामिन डी पे फोकस कीजिए, विटामिन डी वाले फूड लीजिए। आपको जरूरत लगे तो डॉक्टर गरिमा से आप कांटेक्ट कर सकते हो डाइट के लिए भी, वो आपकी हेल्प कर देगी। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, प्रतिष्ठा जी प्लीज। यस, आप जैसे स्मूदीज और कच्चे खाने की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, हाँ जी, तो मैं उसमें ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल बोल रहे हैं कि लौकी, तोरई, खीरा, इन सब में पता नहीं क्या-क्या इंजेक्शन लगा के इनको बड़ा किया जाता है, या पालक है, तो क्या ये सारी चीजें कच्चे उसमें खाना ठीक है? वो इंजेक्शन जो केमिकल है वो तो पकने के बाद भी उतने ही रहने वाले हैं, क्योंकि जीनो तो एस्ट्रोजन फिर क्या उनको, आपको पका के सिर्फ लेकिन जैसे लौकी और तोरई के लिए तो खासकर बोल रहे हैं कि उनको कच्चा ना खाएं, कच्चा ना खाएं। न्यूज चैनल में भी दिखा रहे होते हैं, इंडियन न्यूज चैनल में सब में, कि देखो लौकी को देखो अब यहाँ तो जीना तो इसी देश में है, इसी दुनिया में है, लेकिन हाँ आप कोशिश कर सकते हो, जैसे मैं टेरेस फार्मिंग करता हूँ थोड़ा बहुत, तो कम से कम हरे पत्तेदार सब्जियां हम सब अपनी फैमिली के हिसाब से बालकनी में भी उगा सकते हैं, बहुत ईजी है वो। ठीक है, लेकिन बाकी सब्जियों में आपको इसी दुनिया में रहना पड़ेगा, तो वो तो है ही है। एंड देयर आर ऑर्गेनिक ऑप्शंस अवेलेबल नाउ, ऐसी बात नहीं है। अगर थोड़ी महंगी ज़रूर हैं और देखने में वो सब्जियां थोड़ी सी छोटी होती हैं, क्योंकि इसी वजह से वो महंगी भी होती हैं और लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है ऑर्गेनिक। तो स्विच टू दोज थिंग्स विच आर अवेलेबल, जितना कर सकते हो उतना ही कर पाओगे। स्टिल फिर भी ये बेटर रहेगा बाय गोइंग टू एनिमल फूड्स। उसमें तो कितने मल्टीपल लेवल पे यूज़ होता है और बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस होता है। जब भी फूड चेन की नेक्स्ट स्टेज पे हम जाते हैं तो हमारा बायो मैग्नीफाई हो जाता है। केमिकल तकरीबन स्टडीज बताती है 8 to 10 टाइम्स बढ़ जाता है। 10 टाइम्स आप समझ सकते हो। एक मतलब अगर आपकी फूड चेन में जितने लोग हैं बीच में, जैसे मुर्गी ने एक केमिकल खाया और मुर्गी को हमने खाया तो 2 स्टेप आ गए चेन में। तो इस तरह से वो बायो मैग्नीफाई होता है ये केमिकल। तो आप किसी भी तरह स्टिकिंग टू वीगन फूड इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, अब तो मतलब इस पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम।